बाद आप अब विद्यार्थी नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी नहीं बल्कि आज से ही एलुमनाई करके आप जाने जाओगे। हम सब की तरफ से, नागलोक की तरफ से, आप एलुमनी उस एलुमनी समूह में आप शामिल होना चाह रहे हो, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे सम्माननीय अतिथि आदरणीय मस्के सर, उनका परिचय देने हेतु मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। सर का जीवन इस प्रकार रहा कि वह एक बहुपरिचित व्यक्तिमत्व है। सिर्फ हमारे एनटीआई के प्रशिक्षणार्थी के बीच में नहीं, या अलुमनी के बीच में उपस्थित नहीं, या नागार्जुन प्रशिक्षण संस्था में परिचित नहीं था, बल्कि उनका जो दायरा है वो दायरा काफ़ी बड़ा रहा है। और अभी तक जितने भी जो बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान हैं, युवक है, युवतियाँ हैं, युवक और युवतियाँ हैं और अन्य जो लोग हैं, उनमें एक प्रकार का एक प्रशिक्षण देना, उनके साथ रहना और उनको बाबा साहब की विचारधारा एक व्यवहारिक रूप से जानना देना, ये उनके जीवन की एक विशेषता है। और यही इसी वजह से वह एक बहुपरिचित व्यक्तिमत्व है। जितने भी हमारे संगठन हैं, वो संगठन में एक उनका बहुत बड़ा सम्मान किया जाता है और उनके योगदान को सराहना की जाती है। धम्मचक्र प्रशिक्षण में और एक विजिटिंग फैकल्टी के रूप में उन्होंने भी बहुत बड़ा कार्य किया है। कुछ समय के पहले, कोरोना के काल के पूर्व में अगर देखा जाए तो एक फैकल्टी के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में अपना योगदान उन्हें दिया है। तो एक दोस्ती के रूप में, मित्रता के रूप में वो हमेशा ही हंसमुख या मजाकी अंदाज में वो बोलते हैं और बहुत ही एक नज़दीक का रिश्ता निर्माण करने का एक जो सद्गुण है वो मैं उनमें देखता हूँ। हमारे जो नागार्जुन प्रशिक्षण संस्था जो एकेडमिक सलाहकार के रूप में भी वो काम करते हैं। हमेशा एक निस्वार्थ सेवा देने का जो भाव है मैं देखता हूँ उनमें। दूसरा एक गुण देखता हूँ मैं कि शायद हमारे प्रशिक्षणार्थी को मालूम है कि समय पर चलना, बहुत पंक्चुअलिटी महसूस करते हैं। जो स्टूडेंट समय पर नहीं आते हैं, शायद कभी कभी उन्होंने बताया आपको कि बस समय पर आओ, नहीं तो मत आओ। और अंत में जो गुण है कि बहुत ही सादगी भरा जीवन, कोई बड़ापन नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई दिखाने की वृत्ति नहीं, बिल्कुल सादगी भरा जीवन। कपड़े भी पहनेंगे तो बिल्कुल सिंपल पहनेंगे, कोई दिखाने की बात नहीं है। एक मैत्रीपूर्ण सिंप्लिसिटी के आधार पर वो अपना जीवन यापन करते हैं और लोगों को ज्ञान बांटते हैं। तो यही चंद शब्दों नहीं है, बहुत सारे शब्दों के साथ मैं उनका परिचय यहाँ खत्म करता हूँ। आपने मुझे मौका दिया भानु सर, धन्यवाद मानता हूँ। आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। धम्माचार्य विवेक रत्न का परिचय देने के लिए, मुझे यह आमंत्रित करने के लिए मैं आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है और लेकिन उनके भौतिक जीवन के साथ साथ भी उनके आध्यात्मिक जीवन या फिर धर्म प्रसार की जो राहें हैं उनमें भी काफ़ी मुश्किलें आई हैं, काफ़ी दिक्कतें आई हैं और उन्होंने कड़ी मेहनत से और संघर्ष करके और नैतिक आचरण या धर्म के या त्रिरत्न के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध होकर उन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक ऊंचाई हासिल की है और औरों के सामने भी काफ़ी बड़े आदर्श वो बने हैं। लगभग 36 साल का गहरा अनुभव, धम्म का अनुभव उनके साथ है और दूरसंचार विभाग में वो एक अधिकारी थे। उनमें कामों में काफ़ी दिक्कतें आई। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के जो आंदोलन है उनकी भी जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी से निभाई और ख़ास करके 1992 में उर्गेन संरक्षित नागपुर में आए थे, तब उनका कार्यक्रम सफल उन्होंने ये किए थे। और नागलोक में चलत बुद्ध रूप का निर्माण, डीएस का निर्माण, कॉलेज का निर्माण में आई हुई दिक्कतें, 2010 में त्रिरत्न ग्रंथमाला और बुद्धयान का पुनर्निर्माण
कल मैं एक गज़ल पढ़ रहा था। उस गज़ल थी कवि बशीर बद्र की। तो वो इस तरह थी कि ये फूल मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो ये जो गज़ल के शब्द है विवेक रत्न के जो भौतिक आध्यात्मिक जीवन के बारे में जो स्ट्रगल है, उसकी जो कठिनाई है, जो संघर्ष है दर्शाते, ऐसा मुझे लगता है। मैं जस्ट उनकी दो अच्छी क्वालिटी बताकर आपसे रजा लूँगा। और पहला है कि उनमें काफ़ी फ्रेंडशिप है, काफ़ी मित्रता है और वो मित्रता अच्छे से निभाते हैं। दूसरी क्वालिटी है कि वो लोगों को मोटिवेट अच्छा करते हैं और प्रेरणा देते हैं। जय भीम सभी को। काफ़ी अच्छा लग रहा है और अंदर से कुछ ये भी हो रहा है कि आप जाने वाले हैं और मुझे 8 महीने का पूरा सफ़र 5 मिनट में ख़त्म करना है, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो हो सकता है मैं थोड़ा सा टाइम लूँ। अगर देखा जाए तो ये पूरा ही जो हमारा कोर्स है ये कल्टीवेशन ऑफ माइंड का है और उसका अल्टीमेट एम वही है। एक बात मैंने एक जगह पढ़ी थी कि तुम्हारा मन तुम्हारी सुनता नहीं और तुम दूसरे को आज्ञा देने चले हो। तो हमारा पूरा ही ये जो कोर्स है ये हमारे मन के ऊपर है, हमारी मानसिकता के ऊपर है। और इस 8 महीने के दौरान हम किस तरीके से इस कोर्स को आगे लेकर के गए हैं वो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। गर्मी के दिनों में अप्रैल में हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाले और उसके बाद मई में इंटरव्यू स्टार्ट हुए। आप सब लोगों ने वो अप्लाई किया, जो खासकर धम्म शिक्षा के जो स्टूडेंट हैं। जून के महीने में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम हमने फाइनल सिलेक्शन लगभग कर लिए थे और जून के लास्ट में हम लोगों ने आपको इनविटेशन भेज दिए थे कि किन लोगों को जुलाई के फर्स्ट वीक में नागलोक में आना है। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास 118 एप्लीकेशन आए थे पूरे भारत से, जिसमें हमने लद्दाख से लेके केरला तक को कवर किया था और करीबन 22 स्टेट को हम कवर कर चुके थे एप्लीकेशन के तौर पे। अगर हम देखा जाए तो जुलाई के फर्स्ट महीने में इस कोर्स की शुरुआत हो गई और करीबन 45 स्टूडेंट्स को हमने यहाँ बुलाया, जिसमें से अगर लास्ट में आज की डेट में देखा जाए तो करीबन 37 स्टूडेंट इस कोर्स को पास किए हैं। और जितने भी स्टूडेंट थे, कुछ लोग इंटरव्यू में निकल गए, कुछ लोग अपनी पर्सनल चीज़ों की वजह से इस कोर्स में नहीं आ पाए, किसी के कुछ व्यक्तिगत कारण थे। और हमने इस कोर्स में, क्योंकि मैं उसमें लद्दाख में था, तो लद्दाख में भी हमने कोशिश की कि लद्दाख से स्टूडेंट आए और 3 स्टूडेंट लद्दाख से आने ही वाले थे कि किसी एक स्टूडेंट की उनमें से जॉब लग गई और उसकी वजह से 2 स्टूडेंट भी नहीं आ पाए। तो इस तरह के बहुत सारे कारण रहे जिसकी वजह से जो ओवरऑल स्टूडेंट आने वाले थे वो इस कोर्स में नहीं आ पाए। अगर हम अभी जो 37 स्टूडेंट हैं उनको देखें तो करीबन हमने अभी कोर्स कंप्लीट करके करीबन 15 स्टेट को कवर किया है। उसके बाद अगर हम हमारे टीचरों की बात करें कि इस कोर्स के दौरान जो हमारे बीच में जो टीचर रहे उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस जो हमारे टीचर हैं या ऑर्डर मेंबर हैं, जिसमें धम्मचारी विवेक रतन सर हैं और उसके साथ ही धम्मचारी सुवीर्य है, मोक्षारा है, या फिर और भी जो एक्टिविस्ट जो है, या उसके साथ अम्बेडकर थॉट्स को ले लिया जाए तो प्रोफेसर मस्के है, या उसके साथ साथ इस कोर्स में बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से भी हमारे कुछ ऑर्डर मेंबर्स आए हैं जो इस कोर्स के दौरान हमें काफ़ी हेल्प किए हैं। उन्होंने क्लासेस लिया है, जिसमें सिदेश अमेरिका से थे और एक हमारे ऑर्डर मेंबर इंग्लैंड से थे। तो इस तरीके से हम बहुत सारे टीचर्स को यहाँ इन्वाइट किए हैं। इस कोर्स के दौरान हमारे बीच में कुछ हमारे ही नागलोका फैमिली के कुछ हमारे धम्म मित्र या फिर धम्मचारी प्रोसेस में जो हमारे साथी है, जिसमें एक तरीके से देखा जाए तो मिलिंद सर है जो पहली बार इस कोर्स के दौरान उन्होंने क्लास लिया और उसमें हम काफ़ी सफल हुए। उसके साथ साथ ही करीबन 20 सालों से हमारा ये कोर्स चल रहा है, ये 20वां बैच है। तो इस दौरान बहुत सारे आप जैसे जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पढ़े और उसके बाद वो हायर स्टडी गए
और मास्टर्स किया, पीएचडी किया, तो उसमें हमारे कुछ एलुमनाई भी हैं जो इस बीच कुछ क्लासेस लिए, जिसमें वर्धा से या उड़ीसा के रहने वाले फिरोज जी हैं और हमारे बीच में बैठे भानु सर हैं। तो हमारे कुछ एलुमनाई जो स्टूडेंट हैं उन लोगों ने भी इस बीच में हमारे कुछ क्लासेस लिए हैं। एक्टिविटी या प्रोग्राम की हम बात करें तो इस बीच में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की है। नागलोका का जो स्टडी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है अदर, अगर आप इंस्टीट्यूट को देखेंगे तो यहाँ सिर्फ क्लासेस नहीं होती थी, क्लास होती थी, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता था, प्रेजेंटेशन होता था, और प्रेजेंटेशन के दौरान भी हम कोशिश करते थे कि ड्रामा के थ्रू एक्ट के थ्रू या अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के थ्रू किस तरीके से वो सब्जेक्ट स्टूडेंट को समझ में आए। तो इस बीच हमने बहुत सारी एक्टिविटी भी की है। प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो इस 8 महीने के कोर्स के दौरान हमारे नागलोका में बहुत सारे जो अदर जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें बहुत सारे जो हमारे जो महापुरुषों के बर्थडे सेलिब्रेशन से लेकर के या अलग अलग जो पूर्णिमाएं हैं उन पूर्णिमाओं के प्रोग्राम को भी हमने इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट को उसमें भागीदार समझा है और उससे भी बहुत कुछ सीखे हैं। एक्टिविटी में ही हमने एक चीज़ और देखी कि हमारे जो स्टूडेंट है जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो वो बोलने में और लिखने में या फिर चीज़ों के ऊपर ज़्यादा सोचने में वो बहुत ही ये तो नहीं कहूँगा कि वीक रहते हैं, उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो इसलिए वो समझ नहीं पाते कि क्या करना है। तो इस ट्रेनिंग के दौरान हमने अलग अलग विषय को लेकर के उनको कुछ डॉक्यूमेंट्री दिखाया है। जैसे धम्मचारी विवेकानंद सर ने हमारा एक क्लास लिया था बुद्धिज्म को लेकर के, तो किस तरीके से अर्थ का एवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से दुनिया बनी है कि ये शेषनाग के किसी सींग पे नहीं टिकी, इसका एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, इसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। तो इस दौरान हमने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री उनको दिखाई है और डॉक्यूमेंट्री के थ्रू हमने उनको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट को आसानी से समझें। और उसके साथ साथ ही हम बहुत सारी मूवीज डॉक्यूमेंट्री इससे पहले देखे होंगे ट्रेनिंग से पहले, लेकिन इस कोर्स के दौरान हमने डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने क्या समझा उसका रिव्यू भी लिया है, ताकि वो यहाँ से हायर स्टडी में जब जाएंगे तो वो मूवी का रिव्यू जो है वो रिव्यू लिखना उनको आए और उसके ऊपर वो ज़्यादा सोच पाए। तो बहुत सारे रिव्यू हमने उस पर लिए हैं। इस दौरान ट्रेनिंग में हमने बहुत सारे रिट्रीट ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें मैत्रीनाथ सर का एक रिट्रीट हुआ जिसमें बाहर के लोग भी कुछ पार्टिसिपेट आए, जिससे वो बाहर के लोगों से इंटरेक्ट हो पाए। उसके साथ ही शुरुआत में ही धम्मचारी विवेकानंद सर ने ध्यान को लेकर के उनका शिविर दिया। और लास्ट में अगर हम देखें तो कलाम सूत्र, क्योंकि ये जो एज है बहुत ही कंफ्यूज एज है। एक सिगमंड फ्राइड नाम के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, वो बताते थे कि 21st सेंचुरी की जो एज आएगी वो बहुत ही कंफ्यूज एज रहेगी, उसके बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, लोगों को समझ नहीं पाएगा कि मुझे क्या करना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमारे शेड्यूल में ही रहता है कि कलाम सूत्र का रिट्रीट हमने इसमें लिया, जिससे हम बहुत सारा चेंज स्टूडेंट में देखते हैं। और इसी बीच हमने पहले भी हमारे कुछ एजुकेशनल टूर रहते थे और इस ट्रेनिंग के दौरान भी हमारा एक एजुकेशनल टूर रहा। जिस इंस्टीट्यूट के नाम से ये इंस्टीट्यूट है नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो हम जिस जगह पे नागार्जुना ने काम किया आयुर्वेदा को लेकर के, शून्यता को लेकर के, तो रामटेक नाम से कही जाने वाली नागार्जुन टेकड़ी जो है, हम वहाँ स्टूडेंट को लेकर के गए। मनसर में जो हमारा उत्खनन है तो वहाँ भी हम स्टूडेंट को लेकर के गए, ताकि वो हमारी जो विरासत है उस विरासत को समझ सके। और उसमें हमारे जो बॉयज़ हॉस्टल के केयर टेकर है संघर्ष, उसने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो ये सब एक्टिविटी हम पूरे 8 महीने में किए और ये सब एक्टिविटी हम किन के मार्गदर्शन से कर पाए, उसमें सबसे पहले हमारे तथागत बुद्ध का नाम आता है, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर। और बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को समझकर या भारत में बुद्धिज्म की दशा को देखकर भंते संघरस्ता जी ने जो सोच पैदा किया, सोच जो बनाई, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में उनके ही एक शिष्य धम्मचारी लोकमित्र, उन्होंने अपने भारत के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर विवेक रत्न मैत्रेनाथ या और बहुत सारे जो उनके ऑर्डर मेंबर या साथी रहे हैं, उनकी सोच से जो ये नागलोका की जो सोच पैदा हुई, उस नागलोका में धम्म शाखा का जो ये कोर्स शुरू हुआ, उनके मार्गदर्शन में हमारी जो पूरी टीम है, यहाँ के जो डायरेक्टर है, कोऑर्डिनेटर है या एडमिन की जो पूरी टीम है, उन सब के सहयोग से इस तरीके से हमने ये 8 महीने के कोर्स को सफलतापूर्वक यहाँ तक लेकर के आए हैं। और
इतना ही सब बोलते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और आप लोगों को शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूँ कि जितनी मेहनत आप लोग यहाँ किए हैं उतनी मेहनत आप घर जाके करेंगे या फिर जिस भी क्षेत्र में जाके करेंगे, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब वो 8 महीने पहले आए थे तो कुछ स्टूडेंट बहुत रोते थे बोलते वक्त, और वो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे, वो आते हुए भी रो रहे थे। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने इतना प्यार दिया है हमारी पूरी टीम ने कि वो जाते हुए भी अभी बहुत भावुक है और रोने की दशा में है। लेकिन मैं आपसे यही आशा करता हूँ, हमारी टीम आपसे यही आशा करती है कि आप लोग, हमारी टीम ने जो भी अपना प्रयास किया है, आप लोगों की मानसिकता में एक परिवर्तन आए, आप सकारात्मक सोच सके, उसके लिए आप सब लोगों ने हमारा साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुक्रिया। तो हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नागलोक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से 8 मंथ का रेसिडेंशियल कोर्स होता है, जिसमें विद्यार्थी यहाँ 8 महीने तक रहते हैं और प्रशिक्षण लेते हैं। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आई कि जब एक कोरोना नाम की महामारी ने हमें घेर लिया और फिर उस समय ये नहीं हो सकता था कि हम यहाँ पर रखते हुए स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे सकें। तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो ये सोच के हमने सोचा कि 2020 में एक कोर्स डिज़ाइन किया गया जो 8 मंथ का कोर्स है, उसको शॉर्ट कोर्स बना गया 4 मंथ का। तो वो डिज़ाइन किया गया कि इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया ताकि बेसिक जो टीचिंग है बुद्ध की और बाबा साहब की वो लोगों तक पहुँचे। कहते हैं कि कुछ ना मिलने से बेहतर है कि इंसान को कुछ मिले। तो वो परिस्थिति ऐसी थी कि हम लोगों को यहाँ रख नहीं सकते थे, लेकिन फिर एक उपाय कौशल के तौर पे हमने वो जो 4 मंथ का शॉर्ट कोर्स है वो स्टार्ट किया। तो उसकी जो शुरुआत है, उस समय सुशांत सर जो है वहाँ यहाँ कोऑर्डिनेटर थे और उनकी टीम जैसे दिव्या थी और प्रज्ञरत्न सर थे, सुवीर सर थे, इन सभी ने डिसाइड किया और इस तरह से फिर इस 4 मंथ के कोर्स की शुरुआत की। उसकी जो शुरुआत है वो 1 सितंबर 2020 से 31 दिसंबर तक रहा। तो इसके उद्देश्य यही थे कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन बाबा साहब की जो टीचिंग है और जो बुद्ध की जो शिक्षा है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए और इसका जो प्रचार प्रसार है और जो प्रबुद्ध भारत का जो बाबा साहब का सपना है वो रुकना नहीं चाहिए। तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने ये एक मार्ग निकाला और इसलिए हमने इस ऑनलाइन धम्मचक्र कोर्स की शुरुआत की। ट्रेनिंग है, इसमें सेम हमने पैटर्न लिया था, जो जो चीज़ें यहाँ होती थी ऑफलाइन में। तो फिर इसमें लेक्चर्स होते थे 1 आवर्स के, 10 to 1 PM इसका टाइमिंग रहता था और इसमें लेक्चर्स होते थे, ग्रुप डिस्कशन होता था और प्रेजेंटेशन होता था। उसके साथ साथ ही इसमें हमने जोन वाइज कोऑर्डिनेटर भी रखे थे। तो उसमें से ODS 6 में से मैं और संघर्ष हम लोग ऑनलाइन हम लोगों ने कोऑर्डिनेटर भी थे और अक्षय वज्र भैया थे, यूपी से सुजाता थी और हर्षिता थी और भी बहुत सारी टीम थी जो इसको लीड करते थे, ताकि जो भी ऑनलाइन के जो स्टूडेंट हैं उनको किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ अगर होती है तो हम उनको हेल्प कर सके। तो वो और वीकली एक मीटिंग भी हम लेते थे जोन वाइज, सभी टीम के जो कोऑर्डिनेटर्स थे उनके डिफ़िकल्टीज़ पूछते थे, उनके क्वेश्चन आंसर रहते थे। तीसरी बात है कि जैसे हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ भी हम बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ लेते हैं। तो हम चाहते थे कि ये भी हमारा एक उद्देश्य था कि उनकी भी कैपेसिटी बिल्ड हो, उनमें भी स्टेज डेयरिंग बढ़े। तो हम कल्चरल एक्टिविटीज़ भी वीकली या मंथली हम कल्चरल एक्टिविटीज़ भी लेते थे और सभी को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करते थे। इस कोर्स से सभी प्रकार के लोग लाभान्वित हुए। ज़्यादातर वो लोग जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम ये टीचिंग लें लेकिन वो आ नहीं पाते, उनमें बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं या वो फैमिली लाइफ में घिरे होते हैं। तो हाउसवाइफ से लेकर जो वर्किंग वुमेन्स है, वर्किंग मैन्स हैं, जो अच्छे पद पर भी प्रतिष्ठित हैं, जो लोग यहाँ रहकर कोर्स नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को भी इस कोर्स को करने का मौका मिला और ऑनलाइन के माध्यम से बाबा साहब की टीचिंग को, बुद्ध की टीचिंग को जानने का एक मौका मिला। एक चीज़ और हमने हर बैच में की है, 1 मंथ के लिए जो ऑनलाइन के जो स्टूडेंट हैं उनको हम यहाँ 1 मंथ के लिए बुलाते हैं। जैसे अभी
फरवरी फर्स्ट वीक से और अभी तक हम उनको यहाँ ऑफलाइन के लिए बुलाते हैं ताकि वो बहुत अच्छे से मेडिटेशन और यहाँ का जो वातावरण है उसका अनुभव ले सकें और कुछ चीज़ें जो वो नहीं सीख पाए हैं ऑफलाइन में वो ऑनलाइन में नहीं सीख पाए हैं वो यहाँ रहकर सीखें और एक फ्रेंडशिप जो है वो इनकी डेवलप हो। तो हमने ये भी एक चीज़ रखी है कि वो यहाँ आकर 1 महीने रहें और फिर उनको हम लोग सर्टिफिकेट भी देकर आप सभी के साथ फिर हम उनको विदाई करते हैं और वो भी हमारे एनुमनीज बन जाते हैं। और इसमें मीडिया टीम का खासकर काफ़ी योगदान रहा है, जैसे अपने उत्तम सर है और लखिंदर है, इन लोगों ने भी काफ़ी योगदान किया है। और अभी तक की कुछ आंकड़े हैं मेरे पास तो मैं बताना चाहूँगी शुरू से लेकर अभी तक के। तो अभी फर्स्ट बैच से अभी ये 7th बैच शुरू है और अभी तक के जो आंकड़े हैं वो टोटल जो स्टूडेंट है वो 165 है, उनकी जो संख्या है वो 165 है। उसमें से 73 मेल हैं और 92 फीमेल है और लगभग 15 से 16 स्टेट्स जो है वो हमने अभी तक ऑनलाइन के माध्यम से कवर किए। तो हम उस 15 से 16 स्टेट तक हम अभी तक पहुंच पाए हैं। ODS 6 में मैंने पहली बार ऑनलाइन मैं मेंटर बनी तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने ये देखा कि बाबा साहब को लोग जानने के लिए चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हों तो वो लोग हमेशा एक एफर्ट्स लगाते हैं और काफ़ी अलग अलग तरीके के स्टूडेंट थे, जैसे कुछ 12th पास थे, कुछ PhD लेवल के थे, कुछ उसमें से कुछ लॉयर्स भी थे और कुछ हाउसवाइफ भी थी। तो ऐसे पूरे मिक्स स्टूडेंट थे मेरी जो ODS 6 में है। लेकिन सभी स्टूडेंट में मैंने देखा कि सीखने की जो जिज्ञासा है वो सभी स्टूडेंट में से, और उसमें से बहुत सारे जो 6 गर्ल्स हैं वो आए हैं। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जब हम इसकी शुरुआत कर रहे थे तब ये बहुत बड़ा ये सवाल था कि क्या ऑनलाइन हम से क्या ट्रेनिंग इतना इफेक्टिव होगी जितना ये रेजिडेंशियल होती है, क्योंकि यहाँ पे उनका सुबह से लेकर शाम तक पूरा शेड्यूल पैक रहता है। सुबह 6 बजे से मेडिटेशन करना होता है तो शाम के 9 बजे उनको अंत तक पाली चैंटिंग और मेडिटेशन करके सोना होता है 9 बजे तक। ये पूरा पैक शेड्यूल है। फिर यहाँ का एटमॉस्फेयर है, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे, इसको मिनी इंडिया कहते हैं, बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, हमारे फॉरेन गेस्ट आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट आते हैं, IAS ऑफिसर्स आते हैं। तो उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है उनसे काफ़ी उनको प्रेरणा मिलती है। और ध्यान का नो डाउट उसका तो बहुत गहरा असर होता है। 8 महीने तक कंटिन्यू सुबह शाम तक ध्यान करना, उसमें बीच में 1-2 शिविर हो जाते हैं तो आपको 10 दिन और 20 दिन कंटिन्यूस ध्यान सुबह से शाम तक। और जब विवेक रतन जी ध्यान लेते हैं तो उनके सेशंस बहुत लंबे भी होते हैं तो आपको और ज़्यादा ध्यान मिलता है। तो ध्यान का वाकई में बहुत असर होता है। तो ये सवाल रहा ही है कि उसका असर होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने कुछ स्टूडेंट्स को सुना है, हालांकि उतना असर भले ही ना होगा लेकिन वो काफ़ी असर उन्हें भी हुआ, काफ़ी इफेक्टिव और ये सकारात्मक ट्रेनिंग और प्रभाव उनके ऊपर रहा है। एक स्टूडेंट ने बताया था कि वो काफ़ी व्यर्थ थे, वो 40-45 की उम्र में होंगे। उन्होंने बताया कि मैं BP की टेबलेट्स लेता था, लेकिन मैं ये 4 महीने की ट्रेनिंग के दौरान मैंने अभी BP की टेबलेट बंद कर दी। हालांकि मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेस मेडिटेशन या इस कोर्स का उद्देश्य BP की टेबलेट बंद करवाना, वो कतई नहीं है। ये ट्रेनिंग ही खासकर ये है कि हम इस बाबा साहब के विज़न को समझ सकें। अभी हम सुनेंगे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो उनका अनुभव हम शेयर करेंगे। तो हमारे बीच नंदना है केरला से। तो नंदना आइए और आप अपना 8 महीने का जो भी अनुभव रहा है वो शेयर करें। मेरा नाम नंदना, मैं केरला से हूँ। मेरा 8 मंथ का धम्मसखिया कोर्स का एक्सपीरियंस काफ़ी चैलेंज है मेरे लिए, बिकॉज मैं साउथ इंडिया से हूँ। हमारे उधर हिंदी बिल्कुल नहीं चलते हैं। लैंग्वेज का एक बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए। एंड देन क्लाइमेट ऑल्सो, हमारा उधर एक बैलेंस्ड क्लाइमेट है, बट इधर आने के बाद मुझे क्लाइमेट एडजस्ट करने का थोड़ा दिक्कत हो गया। एंड फूड भी है, हमारा कल्चर एकदम अलग है, इधर का एडजस्ट करने का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया मुझे। मैं घर से ना फिजिकली थोड़ा ठीक नहीं है, दैट्स वाई मेरा पेरेंट्स पहले मुझे सपोर्ट नहीं किया इधर आने का। बट दैट टाइम मेरा कोचिन है, कोचिन मीन्स चाचा,
चाचा है मुझे हेल्प किया इधर आने का. सो अभी मैं चाचा को पुण्यानुमोदन करती हूँ. थैंक यू कुचिचा मुझे सपोर्ट करने के लिए. एंड देन मेरा पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, मेरा हेल्थ वजह से है. बट मैं घर में ना आंदोलन शुरू किया. मैं ज़्यादा झगड़ा किया. फाइनली मेरा आंदोलन विजय प्राप्त हो गया. मैं इधर आई तो सो दैट टाइम लैंग्वेज प्रॉब्लम ज़्यादा स्ट्रगल किया. मुझे अभी तक याद है इधर वेलकम सेरेमनी का मुझे टॉक सर वगैरह टॉक देने के टाइम मुझे बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं. सब हंसने के टाइम मैं भी हंसूँगी, क्लैप सब कुछ क्लैप करने के टाइम मैं भी क्लैप करूँगी. सो कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं किया. देन धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बड़ी इम्प्रूव हो गया एंड बोलने का भी थोड़ा थोड़ा हिंदी आ गया. एंड सब स्ट्रगल में ना मुझे सपोर्ट कैसे मिला दैट वेरी इम्पोर्टेंट है. सो मेडिटेशन थ्रू है रियली. मैं ना फिजिकली मैं ज़्यादा स्ट्रगल किया बट मेंटली हेल्थ ठीक करने का मेडिटेशन मुझे ज़्यादा हेल्प किया. एंड ऑल्सो ब्रह्मचारीज एंड मेंटर्स माई फ्रेंड्स सबको मुझे सपोर्ट किया. सो अभी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी. एंड देन ब्रह्मचारी स्पेशली समिका मैम एंड शाकिया वज्री मैम मुझे कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो गया ना मैं शेयर करूँगी. सो मुझे सपोर्ट ज़्यादा किया. थैंक यू मैम. एंड मेरा एक प्रॉब्लम है ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है. सो मुझे ना हिंदी भी नहीं आता. दैट्स वाई मेरा प्रेजेंटेशन टाइम मेरा पॉइंट रखने के लिए मैं ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया. सो दैट्स टाइम हमारे मेंटर्स है मुझे हेल्प किया. सो थैंक यू अमित सर एंड फुलमणि दीदी. ज़्यादा स्ट्रगल किया बोलने का. देन धीरे धीरे इम्प्रूव किया मैं. एंड मेरे अंदर चेंज क्या है मेरे दिस कोर्स का एक बड़ा थिंग है ना मैं रियलिटी समझ गई. मेरे लिए दैट्स एक इम्पोर्टेंट थिंग लगा. रियलिटी मीन्स हमारा एग्जाम्पल में बिलोंग करने कास्ट हो रिलीजन हो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हो कुछ भी नहीं आता. बट इधर आने के बाद रियलिटी समझ गई. सो दिस एक मुझे ज़्यादा वंडरफुल लगा. सो इसलिए इधर का टीचर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी. सो थैंक यू ऑल. एंड देन शिविर ऑल्सो. शिविर भी मुझे मेंटालिटी चेंज करने का काफ़ी हेल्प किया. सो एक्सपेशली विवेक रत्न सर का शिविर रिसेंटली हमारा कालम सूक्त का टॉपिक बारे में एक शिविर हो गया. दैट काफ़ी वंडरफुल लगा. सो माई मेंटालिटी चेंज करने का मेरा पुराना नेगेटिव मेंटालिटी चेंज करने का मुझे हेल्प मिला. सो थैंक यू सर. एंड क्लासेस हमारे तमसे के क्लासेस रियली इंटरेस्टिंग लगा मुझे. सब टॉपिक हमारा लाइफ में ज़्यादा रिलेटेड है. सो इम्प्रूव करने का काफ़ी हेल्प ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है दैट क्लासेस. सो मेरे कैपेसिटी वजह से मैं एक्सप्लोर करने का मैं कोशिश किया. सो दैट्स इट. देन कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास बाबा साहेब का बारे में क्लास और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में का क्लास मस्की सर है हमको टेकिंग. सो मस्की सर का क्लास में है ना सब स्टूडेंट्स को एक अलग पावर है बिकॉज वेरी इंटरेस्टिंग है. हमारे लिए मस्की सर हमारे बाबा साहेब बिकॉज सर रियलिटी है हमको पढ़ रहे हैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा. सर भी हमारा ज़्यादा मेच्योर पीपल्स नहीं स्टूडेंट्स नहीं है. सो दैट्स वाई सर अंडरस्टैंडिंग करने का ज़्यादा कोशिश किया. सो दैट ऑल्सो मुझे अच्छा लगा. रियली मैं ज़्यादा एक्सप्लोर किया. सो ऑलवेज मैं नागलोगा के ऊपर नहीं ऑलवेज थैंकफुल टू नागलोगा. दैट्स इट. मैं कंक्लूड कर रही हूँ मेरा वर्ड्स. थैंक यू ऑल. मैं परिपूर्ण ऐसे बुद्ध को और
बिना खून बहाए क्रांति लाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूँ और आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय। जय भीम। मेरा नाम गोविंद है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और अभी पिछले 8 महीने से मैं यहाँ धम्मचक्र का कोर्स कर रहा था, जिसका आज सेंड ऑफ सेरेमनी डे है। तो यहाँ पे मैं आप सभी के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए उपस्थित हूँ। तो हमारे पास समय बहुत कम है, तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है कोशिश करूँगा कि इस समय के अनुसार आपके सामने रख पाऊँ या बता पाऊँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं नागलोक से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा एक अलग ही अनुभव रहा उस समय। फिर उसके बाद यहाँ जब मैं आया तो यहाँ पे आने के बाद मेरे को अकेलापन भी फील हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ये सब मेरे लिए। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे आने के बाद खाने का प्रॉब्लम आया मेरे को। शुरू में खाने को लेके थोड़ा आलोचना करता था मैं कि खाना कैसा है, ये कैसा है। लेकिन अभी 8 महीने के कोर्स के बाद मेरे को लगता है कि एक एडजस्ट नाम की जो चीज़ होती है वो हमको सीखनी चाहिए और एडजस्ट के साथ साथ जो हमको मिलता है उसी चीज़ में हमको संतुष्ट रहना चाहिए। मैं ये अभी यहाँ पे सीख पाया हूँ। और दूसरा क्या है, मेरा पहले पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, मतलब मेरा मन ही नहीं था पढ़ाई करने का। तो मैं 10th 11th 12th 3 साल स्कूल नहीं गया था, क्योंकि उस समय कोविड भी था। तो उस हिसाब से मेरे जो वर्ड्स है वो काफ़ी कमज़ोर थे। मैं आप जैसे कोई भी हुआ उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाता था, तो मेरा यहाँ पे वो भी प्रॉब्लम आया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अभी 8 महीने का जो हमारा प्रोसेस था उसके हिसाब से काफ़ी मेरे में डेवलप हुआ है। जैसे अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट भी कर पा रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ा डेवलप है। और मेरे जो शब्द है वो भी थोड़े इंक्रीज हुए हैं, थोड़े डेवलप हुए हैं। और वर्ड्स के साथ साथ अगर हम यहाँ का स्टडी मटेरियल देखें तो जो हमारा कोर्स है उस कोर्स में बुद्धिज़्म और अम्बेडकरिज्म एंड सोशल वर्क जैसे सब्जेक्ट्स को हम जान पाए हैं एंड उनकी जो विचारधाराएं हैं उनको हम जान पाए हैं। और यहाँ पे नागलोक में रहने का एक सबसे जो बढ़िया मेरे को एक्सपीरियंस रहा वो यहाँ पे हर स्टेट से लोग हैं, तो उनका जो कल्चर है उनके बारे में जानने का भी मुझे मौका मिला। और अभी मैं टाइम को देखते हुए नागलोक के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जो नागलोक है, नागलोक जो लोक है, लोक अलग ही लोक है। क्योंकि अगर हम बाहर की दुनिया को देखें और नागलोक की दुनिया को देखें तो बहुत डिफरेंस है। अगर हम नागलोक में देखें तो नागलोक में लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है और उसके साथ साथ एक बुद्धा का दिया हुआ मेथा का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे सभी में देखने को हमको मिलता है। मेरे को जो नागलोक की जो टीम है एंड नागलोक का जो टीम का जो फैकल्टीज़ है एंड जैसे अभी बेले मैडम का बताया था एंड जो सिद्धेश सर हुए, जितने भी हमारे टीचर्स आते हैं हमको पढ़ाने का, उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। उनके बिहेवियर में हमको धम्म का आश्रम दिखता है। और दूसरा क्या है, वो हमको प्रेरित करते रहते हैं हायर एजुकेशन को लेके या फिर अन्य किसी भी चीज़ को लेके हमको प्रेरित करते रहते हैं। एक गाइडेंस के रूप में वो हमको प्रेरित करते रहते हैं। नागलोक की जो टीम है और नागलोक के जितने भी फैकल्टीज़ हैं उन सभी को अपने 20 बैच की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी जो ये कोर्स है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहे, ताकि मेरे जैसे जो लोग हैं वो यहाँ आके अपना विकास कर सके। और इसी के साथ साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मेरी बातों को ध्यान से सुना। सभी को जय हिंद। उपस्थित सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। 8 मंथ का जो एक्सपीरियंस वो शेयर करूँ तो मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिए है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तो मैं उन लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगी। 8 महीने का एक्सपीरियंस तो बहुत सारे है, मेरे 2 डायरी लिखे। तो मेरा नाम सोनिया सकमा है, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ, डिस्ट्रिक्ट चंगलांग। तो मैं यहाँ पे आई हूँ मेरी फ्रेंड्स रेखा के थ्रू, और जो यहाँ पे है एलुमनी है जो अंकल मैत्री रत्न अंकल, उसके थ्रू यहाँ पे आए। तो मेरा भी जैसे नंदना ने बताया कि स्ट्रगल फूड की वजह से और जो लैंग्वेज वेदर, मेरा भी यही सेम था कि जब मैं यहाँ पे आई थी मेरा भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मैं तो सोच रही थी कि यहाँ पे मतलब थोड़ा सा फ्री मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आने का मुझे लगा ये कौन सी जेल में आ गई हूँ भी। तो मतलब ये लगा। फिर 2-3 महीने तक ऐसा रहा कि
मेरा सूद नहीं हो रहा था, मतलब थोड़ा तबीयत भी खराब हो गई थी, इसलिए मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, घर जाने का मन हो रहा था। और फैमिली मेम्बर है उन लोगों को भी मतलब बहुत याद आ रही थी, तो मैंने बहुत जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाई। ये कहूँगी कि अगर नहीं जाते तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती शायद। अगर मैं मतलब आपसे ही चली जाती तो मेरा यहाँ आने का इंटेंशन ये था कि मैं बुद्धिज़्म को अच्छे से जान सकूँ, क्योंकि ज़्यादातर मतलब हम लोगों का जो अरुणाचल प्रदेश का जो बुद्धिज़्म है वो लोग मतलब ऐसे नाम के बुद्धिज़्म मुझे लगता है, लेकिन मतलब आचरण में नहीं देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो लोग सिर्फ कल्चरल के लिए मतलब ऐसे परंपरा से चलते आ रहे हैं, तो वो लोग सिर्फ मानते आ रहे हैं, लेकिन लगता ही नहीं कि मतलब बुद्धिज़्म है। तो कहीं ना कहीं मेरा भी मतलब ये था कि, और मेरा नागलोक का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो बहुत सारे मतलब ऐसे मिले कि टीचर लोग और जो टीचिंग स्टाफ होते हैं और जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, मतलब उन लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छे है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर मैं यहाँ पे आई हूँ तो वो अंकल के थ्रू और मेरी फ्रेंड के थ्रू जो मुझे यहाँ पे मिल रहे, और मुझे यहाँ पे मिले कॉन्फिडेंस, जो मैं अभी मतलब जहाँ भी जाऊँ मैं अपना एडजस्ट कर सकती हूँ, और जहाँ भी जाऊँ मुझे लगता है मैं जी सकूँगी। मैं यहाँ पे आई हूँ बुद्धिज़्म को पढ़ने के लिए, लेकिन होता है ना वो बाई वन गेट वन फ्री, एक को खरीदते एक मतलब एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो मेरा भी ऐसा था कि मैं बुद्धिज़्म को पढ़ने आई, लेकिन साथ में अम्बेडकर को भी पढ़ने को मिली। तो मेरे लिए ये मतलब, और जो बुद्धिज़्म हमें यहाँ पे जब पढ़ाया जाता है वो मेंटली डेवलप करने के लिए, तो मुझे लगता है मेरा मेंटली तो डेवलप हो गए, मतलब और मुझे डेवलप करना पड़ेगा, मतलब प्रोसेस में है। मतलब मेरी मम्मी बोलते हैं कि तू जहाँ भी जाएगी 2 दिन तक नहीं रुक पाएगी, घर में ही आ जाएगी, लेकिन मुझे अभी लगता है कि मैं घर पे यहाँ मतलब बोल के आई हूँ कि मैं 10-12 साल का बाहर रहूँगी, घर में आऊँगी नहीं। तो मुझे लगता है 2 महीने के बाद मैंने यहाँ से जाने की कोशिश की, अगर ये मतलब यहाँ से चली जाती तो मेरा जो कमिटमेंट था वो पूरा नहीं हो पाता था। तो देखा जाए तो हमारे साथ जो अरुणाचल में होता है कि एजुकेशन को लेकर, क्योंकि एजुकेशन को इतना मतलब वो नहीं देते, इम्पोर्टेंट नहीं देते, बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे, क्योंकि हमारे जो मतलब ट्राइब्स लोगों को, उन लोगों को राइट्स नहीं मिले। तो बोलता है कि एजुकेशन मतलब जो पढ़ाई लिखाई करके करेंगे भी क्या, क्योंकि कुछ काम तो आएगा नहीं। तो मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ पे जाने के बाद मैं अपना मतलब जो एजुकेशन है मैं उसको मतलब उन लोग का जो फिक्स व्यू है, जो सकाई दृष्टि वो लोग जो बनाए के रखते हैं कि एजुकेशन कुछ नहीं है, तो मैं उन लोग का दृष्टि तोड़ने की कोशिश करूँगी यहाँ पे जाने के बाद। आज हम लोगों का लास्ट दिन है, तो दुख भी हो रहा है और दुख भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो बुद्धिज्म सीख रहा है दुख, अनित्य और अनात्मा, तो वही लग रहा है कि सब अनित्य है। तो थैंक यू। मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, उत्तर प्रदेश से। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है नागलोका का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहा है, अगर जो मैं कहूँ तो, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ तो वहाँ पे ऐसा माहौल ही नहीं मिलता है, पॉजिटिविटी देखने को ही नहीं मिलती है, निगेटिविटी ज़्यादा रहती है। गांव से हूँ तो निगेटिविटी ज़्यादा रहती है, वहाँ पे नशा करने वाले लोग, उल्टी सीधी बातें करने वाले लोग, ऐसे लोग मिलते हैं जो नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। लेकिन नागलोका का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, मतलब उनके आचरण से, उनके व्यवहार से। अगर जो हम यहाँ के स्टाफ को देखें, जो हमारे मेंटर्स हैं, अमित सर, संघर्ष भैया, भानु सर, तो उनका जो फर्स्ट डे का जो मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस था, जिस तरह से उनका मिलना एक छोटे भाई की तरह कि मैं उनका छोटा भाई हूँ, वो मुझसे ऐसे मिल रहे हैं। और आज लास्ट डे है, जो उनका ये पूरे 8 महीने का मेरे साथ एक दोस्त जैसा या भाई जैसा जो रिलेशन रहा है, वो सेम वैसे ही रहा है। वो मेरी जो प्रॉब्लम्स होती थी उसमें उनका मेरा हेल्प करना, जो मेरी कोई भी प्रॉब्लम्स हो स्टडी को लेके, कोई भी, उसमें मुझे हेल्प करना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और वो मेंटली कोई भी प्रॉब्लम हो, भाई क्या प्रॉब्लम है, बस उनसे एक बार पूछना पड़ता है कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे, जो भी प्रॉब्लम हो मुझे उसमें हेल्प करते हैं। तो वो काफ़ी मेरे लिए अच्छा रहा। और यहाँ की क्लासेस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रही, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं हमें अपनी बातें बोलने के लिए मौका ही नहीं दिया जाता है। हमें अगर जो हम कोई क्वेश्चंस करते हैं तो हमें चुप कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है, पहले हम अपने विचारों को रखते हैं, अपनी बातें जो हमारे मन में ही जो रहती हैं, जो हम अपने फैमिली के साथ जब रहते हैं तो जो मन में ही रहती है, हम वो ग्रुप डिस्कशन में अपनी बातें अपने मन से निकालते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ पहले ग्रुप डिस्कशन में साझा करते हैं, उसके बाद
जो हमारी बोलने की हैबिट ही नहीं रहती, क्योंकि घर में हमें बोलने नहीं दिया जाता। जो करना है हमारे पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, तो वो, और जब हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन में वो बातें अपनी प्रेजेंट करते हैं, हमें बोलने का कॉन्फिडेंस आता है, हम बोलते हैं, अपनी बातें खुल के साझा करते हैं, तो उसमें मेरा बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब आया था तो मेरा ऐसा ही था, न बोलना किसी से, न कुछ, बस शांत रहता था, बोल भी नहीं पाता था। और माइक मतलब कैमरे के सामने और किसी के सामने बोलना तो मेरे बस की ही नहीं थी, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन अभी मेरे में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। और एक चीज़ और भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा खास रही है, जो हमारे मस्के सर की वजह से, मस्के सर हमेशा ये कहते थे, क्वेश्चंस चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए। और जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे क्वेश्चन करोगे, ज़्यादा दिमाग चल रहा है, क्वेश्चन पूछोगे क्या सवाल है, बस वहाँ पे हमें मुंह बंद कर दिया जाता है कि क्वेश्चंस नहीं करना। और यहाँ पे जब हम टीचर्स जो हमारे हैं, हमारा मतलब कि क्लासेस में एक्स्ट्रा सेशन ही रहता है क्वेश्चन सेशन का, जिसकी वजह से हमें अगर जो हम सोचना भी नहीं चाहते हैं उस टॉपिक पे, तो हम उस पर जोर डालते हैं, उस पर सोचते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रहता है हमारे लिए कि हम अपने आप को सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम कैसे उस टॉपिक पे और भी अच्छे से ज़्यादा सोच सकते हैं। और इसकी वजह से अगर जो देखें तो जब हम आते हैं जिस अपने सराउंडिंग से या जिस इन्वायरमेंट से आते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे लिए पहले से ही एक चीज़ डिसाइड कर दी जाती है कि तुम्हें 12th करना है, 12th के बाद तुम अच्छी एक कांस्टेबल की जॉब पा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। लेकिन हमें आगे नहीं सोचने दिया जाता कि तुम इसके आगे भी बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब हमारी जो थिंकिंग होती है हमारे फ्यूचर को लेके, उसको लिमिटेड दायरे में ही कैद करके रख दिया जाता है। लेकिन जब मैं यहाँ नागलोका में आया तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि कितना कुछ है करने के लिए। जैसे सर बोल नहीं रहे थे कि इस 21वीं सदी के लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या करना है, तो वही हालत हो जाती है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे हमें गाइड करने के लिए अनूप सर हमारे 4 बार आ चुके हैं हमें गाइड करने के लिए, और विदेशों से लोग, मतलब कि हम सूर्य नागा सर, सिद्धेश सर, अच्छे लोग, काफ़ी लोग हमें ट्रेन करने के लिए आए, हमें पढ़ाने के लिए आए। तो हमारे जो आइडियाज़ हैं और भी ज़्यादा बड़े हो गए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और ऐसा सराउंडिंग या नागलोका में ही मिल सकता है, क्योंकि जो ट्रेन मतलब जो हमें समझाने के लिए कि तुम क्या क्या कर सकते हो और तुम्हारी क्या लिमिटेशंस नहीं, तुम्हारी कोई लिमिटेशंस ही नहीं, बाउंड्रीज ही नहीं है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये चीज़ें मुझे सब नागलोका से मिली, जो मैं अभी यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, अपने विचारों को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो ये जो मुझ में कॉन्फिडेंस आया है, जो मैं कर पा रहा हूँ, वो नागलोका की ही वजह से आया है। और इसमें सबसे ज़्यादा हमारे टीचर्स हैं, अमित सर, भानु सर, और जो बाकी के टीचर्स स्टाफ हैं, उनका सहयोग रहा है, क्योंकि वो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम कर सकते हैं और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। एक बात और रहती है कि नागलोका में सबसे ज़्यादा मेत्ता का कॉन्सेप्ट, जैसे गोविंद ने भी क्या कहा कि मेत्ता का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा फॉलो होता है। तो यहाँ पे जो टीचर्स का बिहेवियर, अगर जो हम बात करें एक दूसरे से, तो वो यही सोचते हैं कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स आए हैं उनका जैसे हमारा विकास हो वैसा उनका भी विकास हो। तो वो हमें हर फील्ड में जो हमारा हम कर रहे हैं या जो सीख रहे हैं उसमें हमें विकसित होने में हेल्प करते हैं और हमें निगेटिविटी से दूर करने की कोशिश करते हैं। जो होता नहीं कि मैं तुम्हारी बात जानता हूँ, तुम्हारी बात, मतलब एक दूसरे की टीचर्स भी हमसे बातें शेयर करते हैं ताकि हम उन पे बिलीव कर सकें। जो मेत्ता का कॉन्सेप्ट होता है ना कि मैं और तुम एक ही जैसे हैं, तो वो हमारे साथ वैसा रिलेशन बनाते हैं ताकि हम उनके साथ अच्छे से घुल सके, मिल सके, ताकि हम उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। तो ये टीचर्स कहना अच्छी बात नहीं है, मुझे लगता है हमारे जो गाइड्स हैं, जो हमें अच्छे से गाइड करते हैं, तो वो उनकी वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू। 1 मिनट, एक बात और कि इन सभी चीज़ों को समझने के लिए सबसे ज़्यादा जो हेल्प मिलती है वो मेडिटेशन से मिलती है, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल रहता है वो पूरा का पूरा पैक रहता है कि हमें पूरा दिन क्या करना है। और वो जो हम पूरा जो स्ट्रेस अगर जो होता है तो वो हम मेडिटेशन से हमारा काफ़ी अच्छे से दूर हो जाता है, क्योंकि हम उसमें फुल रिलैक्स रहते हैं। और उसमें हमारे विवेक रत्न सर का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, क्योंकि उन्होंने हमें मेडिटेशन पढ़ाया है, कलाम सूत्र पढ़ाया है कि हम कैसे दूसरों पे डिपेंड ना होकर खुद पे डिपेंड होकर खुद की बातें सुनिए और समझे कि हमें क्या करना है और खुद पे कैसे बिलीव करें। सो थैंक यू वेरी मच सभी का। और उपस्थित धर्मचारिणी और टीचर को और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मैत्रीपूर्ण जय भीम।
सो आप सब जानते हो कि आज धम्म शिक्षा का कोर्स का लास्ट दिन है, तो दुख हो रहा है। और उससे बड़ा मुझे दुख हो रहा है कि मुझे 5 मिनट ही मिला है टाइम, बट कोई बात नहीं, मैं उससे ज़्यादा ले लूँगी। तो मेरा नाम अहल्या है और मैं उड़ीसा से हूँ और मैं 12 पास करके धम्म शिक्षा का कोर्स कर रही हूँ। तो मुझे 8 मंथ का मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो ये 8 मंथ मेरे लिए बहुत बड़ा है, मैं 8 साल बताऊँ भी तो कम है, तो मैं संक्षिप्त में बताने के लिए कोशिश करूँगी। तो मेरे लिए 8 महीने बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गया है। 8 महीने कोई भी दिन ऐसा नहीं गया कि उस दिन मैं अच्छा नहीं गया या मैं उस दिन में सीरियस नहीं था। हर एक टाइम को मैं इम्पोर्टेंट दिया है। और जो मेडिटेशन से मैं स्टार्ट करूँगी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मेडिटेशन मेरे लिए बहुत लाभकारक हुआ कि मेडिटेशन से मैं बहुत सारी चीज़ सीख पाई और बहुत चेंजेस आया है मेरे अंदर। जो मेडिटेशन से जो मेरे अंदर राग द्वेष लोभ जो भी था वो ख़त्म होने जा रहे प्रोसेस में है, ख़त्म हालांकि पूरी तरह से नहीं हुआ है। और मेडिटेशन से मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल्स भी आया कि आज मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ आपके सामने, इतने लोगों के सामने। वर्क पीरियड के बारे में भी थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। जो कि टीचर बोलते हैं कि वर्क पीरियड आप खुद के लिए करो, बाहर जाओगे तो आपके लिए ही काम आएगा। तो मुझे लगता है कि मैं काम भी मैं सीख गई हूँ कि मैं बाहर जाऊँगी तो मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँगी, मैं खुद के काम खुद कर सकती हूँ। और मैं कह सकती हूँ कि आई एम नॉट डिपेंड एवरीवन, आई एम डिपेंडेंट माई सेल्फ। और इसमें मैं वर्क पीरियड को लेकर भी मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि राजकुमारी दीदी कभी भी मुझे नहीं डांटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे कभी डांट नहीं मिली। और अभी आता है जो फूड। सबसे पहले ये कि मैं पहली बार आई थी तो मेरे लिए उस नेगेटिव वर्क पीरियड फूड ही था कि मैं फूड को लेके मैं बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया हूँ कि मुझे नॉन वेज खाना ही पसंद है, मुझे वेजिटेबल खाना पसंद नहीं है। बट जो वेजिटेबल मैं खाना सीख गई हूँ, हालांकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। बट जो टाइम से मिलना खाना, जब हम घर पे रहते हैं तो हमको टाइम से कभी भी खाना नहीं मिलता है। मतलब मैं आप सबको मुझे पता नहीं, मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ तो हमको टाइम से खाना पीना नहीं मिलता है जब स्कूल कॉलेज जाते हैं तो मुझे खाना भी बहुत पसंद है कि टाइम से सब कुछ मिलता है। और अभी आई क्लास के बाद जो कि क्लास में अलग अलग टीचर आते हैं, हफ्ते में पढ़ाते हैं अलग अलग टीचर और अलग अलग सब्जेक्ट। और क्लास में भी जो ग्रुप डिस्कशन प्रेजेंटेशन के टाइम में मैं पहली बार प्रेजेंटेशन गई तो मेरे हाथ पर काँप रहा था ऐसा, और मैं 2 मिनट भी बोल नहीं पाई, 2 मिनट बोल के मैं चली आई। तो क्लास से भी बहुत मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि जो क्लास के मेरे दोस्तों लोग जो कि तुम अच्छे बोलते हो जाके अच्छे बोलो, मतलब उनसे भी मेरे दोस्तों से भी जो भरोसा था, जो कॉन्फिडेंस था, वो मतलब मैं आज यहाँ आके मैं बोल पा रही हूँ। तो मेरे दोस्तों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और क्लास के बाद छोड़ो तो अभी टीचर के बाद आता है कि टीचर लोग मुझे बहुत हेल्प किया है, जो कि उनको मैं बहुत बहुत पुण्य नमन करना चाहती हूँ कि जो टीचर जो मेरा मेंटर, उनको मैं मेंटर या टीचर नहीं बोलूँगी, मैं पेरेंट्स ही बनूँगी। मेरे मम्मी पापा मेरी फैमिली है, मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ यहाँ पढ़ने के लिए। तो कभी भी मुझे प्रॉब्लम में फेस किया या प्रॉब्लम में मैं रह रही हूँ ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं अच्छे से रह रही हूँ, मुझे सब कुछ मिल रहा है। मुझे इमोशनली भी बहुत मैं वीक पड़ गई थी, लेकिन मुझे काफ़ी लोग मुझे हेल्प किया, इमोशनली मेंटालिटी बहुत मुझे हेल्प किया है। एक बात मैं सीखी हूँ कि बाहर की दुनिया और नागलों की बहुत अलग है। मुझे बाहर जैसा अभी जैसा टीचर मिला है बाहर में मुझे कभी भी नहीं मिला है ऐसा टीचर जो कि मुझे ऐसे हेल्प कर सके। मेरे फ्रेंड्स को पहली बार मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो फ्रेंड जो भरोसा करते कि आप जाओ बोलो हम सुनना चाहते हैं, ऐसे बोले तो उनकी वजह से भी मैं यहाँ आके अच्छे से बोल पाती हूँ, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरे दोस्तों के जो कि पीरियड्स टाइम में मुझे बहुत हेल्प किया है, जो कि मेरे घर में मुझे उतना हेल्प नहीं मिलता, मुझे अलग कर कमरे में रखा जाता है और कुछ अछूत की तरह रखा जाता है, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरी टीचर जो कि मेंटर अमित शाह फुलवाड़ी दीदी को
भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इमोशनली बहुत सपोर्ट किया और मेंटालिटी भी, और मेरा मेंटालिटी बहुत डेवलप हुआ है कि जो कि क्लास में टाइम से जाना, टाइम से बोलना और जो भी कुछ भी करना, तो उनकी बातों से मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। क्योंकि मैं इंस्पायर नहीं होती शायद, जो कि मैं 1 महीने आए थे उतना कुछ मैंने नहीं सीखा था। जब मेरे फैमिली वाले बोला कि तेरा लाइफ तेरा करियर, तो जो कुछ भी कर ऐसा बोले, तो मैं अपने करियर को लेकर मैं बहुत इम्पोर्टेंस देने लगी। तो मैं जो कुछ भी इमोशनली जो सपोर्ट मिला उसके लिए भी मैं धन्यवाद बोलती हूँ। जो मुझे मेंटालिटी भी डेवलप हो पाई उसके लिए भी मैं बहुत बहुत पुण्यनमन और धन्यवाद बोलती हूँ। जो धम्मचारिणी भी है, जो कि उनको मैं डाइनिंग हॉल में बहुत परेशान करती हूँ क्वेश्चन पूछ के, तो उनको भी मुझे आज भी लेके चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं विजय साहब को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब हम पहली बार मेडिटेशन किए थे या शिविर किए थे, तो उन्होंने मैं चंद्रमा बहुत इंस्पायर हूँ कि जो कि चलना, हमको कैसे जीवन जीना, सब कुछ सिखाने के लिए, उसके लिए भी विजय साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो कि अनुसार जो ऑनलाइन क्लास मैंने किया था, तो हम जब गाँव में रहते हैं तो जो शाहरुख खान सबके लिए फेवरेट हीरो रहते हैं, ऐसे अनूप सर भी मेरे लिए, मैं कब अनूप सर को मिलूँ बोलते मैं चाहती थी। तो फाइनली मैं नागलोक में आके मिल गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो भी मस्ती सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि उनसे भी मुझे सीखने के लिए जो मिला, जो कि क्वेश्चन आंसर सेक्शन, क्वेश्चन किसी को पूछना, हम जिस एरिया से आते हैं तो हमको क्वेश्चन पूछने के लिए हमको मौका नहीं देते हैं। तो मैं मस्ती सर को जो टीचिंग जो जैसे भी दिया है, ऐसा हमको कोई भी क्वेश्चन जो मैं पूछ पाई थी मस्ती सर के पास में, मस्ती सर को बोलते हैं कि बहुत बड़े बड़े पद में जाते हैं, बड़े बड़े जगह में जाते हैं बोलते, तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैं मस्ती सर को बहुत क्वेश्चन पूछ नहीं पाई। लेकिन कोऑर्डिनेटर मुझे पहले लगता है कि भानु सर बहुत एटीट्यूड है, ऐसा लगता था, बहुत एटीट्यूड करते हैं ऐसा लगता था, बट अभी लगता है कि भानु सर बहुत फ्रेंडली है। और मुझे कभी भी नहीं लगा कि भानु सर हमारे कोऑर्डिनेटर है और हमारे डायरेक्टर है। मुझे ऐसा लगा कि अपने हैं, हमारे फ्रेंड्स ही हैं। कभी भी ऐसा फील हुआ कि जो पहले फील होता था ऐसा नहीं होता है, बहुत दोस्ती का फील होता है। और मैंने शिक्षक सर के बारे में जब घर में सुना था कि शिक्षक सर बहुत स्ट्रिक्ट है, और बट इधर मैंने आई और चाइनीज़ क्लास किया था, तो चाइनीज़ क्लास में शिक्षक सर इतना फ्रेंडली पढ़ाए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा तो फिक्स व्यू था बहुत खड़ूस है, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत फ्रेंडली है यहाँ के टीचर, उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। मुझे नागलोक में मैंने सीखा है कि प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रॉब्लम से भागना नहीं है, फेस करना है। तो मुझे लगता है कि मैं आगे जाके भी प्रॉब्लम को फेस कर पाऊंगी और आगे बढ़ूंगी। सभी को लास्ट में धन्यवाद बोलना चाहती हूँ सुनने के लिए, और थैंक यू सो मच सुनने के लिए। मैं तियाश आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ धम्म शिक्षा में मेरा 8 महीने में जो एक्सपीरियंस या फिर मेरा जो जर्नी रहा है उसको शेयर करने के लिए। लेकिन मैं बोलने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर उपस्थित तकरीबन हम सभी ने एक बार होगा तो रसगुल्ले खाए हैं। तो खाने के बाद अगर आपको आके कोई पूछता है कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा था, क्या आप बता सकते हैं कोई? हम सिर्फ कह सकते हैं कि रसगुल्ला मीठा था, लेकिन मीठे के अंदर भी किस प्रकार का मीठा था वो हम कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक स्वाद में लेने वाला चीज़ है। उसी प्रकार से हमारा धम्म शिक्षा कोर्स है, ये जो कोर्स का जो चीज़ है वो हमारे दिनचर्या में दिखता है, वो हमारे डेली लाइफ में दिखता है, उसको भी शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन माई एक्सपीरियंस इन वर्ड्स। सर्वप्रथम ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो एक्सपीरियंस या फिर जर्नी होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है स्ट्रेट लाइन, मतलब मैं यहाँ पर हूँ और मेरा जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ पर, मैं सीधा इधर तक चलाया। और एक होता है ग्राफ के जैसा, मतलब पहले थोड़ा डाउन, फिर अप डाउन अप, फिर मैं बाद में जाकर उस डेस्टिनेशन को कंप्लीट कर पाता हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस या फिर जर्नी रहा है वो इसी प्रकार से ग्राफ के जैसा रहा है। सबसे पहले मैं डाउन गया, फिर धीरे अप, फिर डाउन, फिर अप। मतलब एक रहने का भी डर रहता है कि मैं यहाँ पर 8 महीने से रह पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि एक डिफरेंट कल्चर, एक डिफरेंट ट्रेडिशन। ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हम अपने जिस लोकेलिटी में रहते हैं उस लोकेलिटी में हम अपने ट्रेडिशन या फिर अपने कल्चर से क्या सीखते हैं वो हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन नागलोका में हम बुद्ध के धम्म सीखते हैं, वो भी बाबा साहेब की नज़रों से, और हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि धम्म को बाबा साहेब ने किस प्रकार से डिफाइन किया है या फिर उसका अर्थ क्या है, हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं।
हम यहाँ पर नैतिकता सीखते हैं, हम यहाँ पर मानविकता सीखते हैं, हम ह्यूमैनिटी सीखते हैं नागलोक में। इसी कारण से नागलोक का जो आउटकम रहा है मेरे अंदर या फिर यहाँ पर उपस्थित सभी स्टूडेंट के अंदर, वो बहुत एक ह्यूज क्वांटिटी में रहा है और वो हम सभी अपने नज़रों पे या फिर अपने दिनचर्या में देख पाते हैं। यहाँ पर हम अपने स्किल्स, अपने एटीट्यूड्स, अपने कॉन्फिडेंस या फिर अपनी पर्सनैलिटी तो डेवलप कर ही पाए, साथ ही साथ मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ, ये भी नागलोक का एक देन है। और मुझे जो लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट नागलोक का जो एक्सपीरियंस में जो लर्निंग आउटकम या फिर जो बेनिफिट है वो ये है कि हमारा मानसिकता परिवर्तन करना। क्योंकि हम जब अपने लोकेलिटी में रहते हैं तो हमारा जो बिहेवियर रहता है एक दूसरे के साथ या फिर जो हम दिनचर्या जीते हैं अपने घर में या फिर अपने एरिया में, वो डायरेक्टली कास्ट के साथ कनेक्ट होता है। और बाबा साहब कहते हैं कि कास्ट इज ए नोशन ऑफ माइंड एंड वी कैन सी कास्ट, ओनली वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ कास्ट मीन्स कास्टिज्म। और कास्टिज्म का प्रभाव सिर्फ हमारे ऊपर ही होता है ये नहीं, हमसे जो नीचे रहता है या फिर नीचे जाति के हम भी उनके ऊपर ही करते हैं, क्योंकि हमसे जो बड़ा होता है वो हमारे ऊपर करता है और हमसे जो नीचे हम उनके ऊपर, एक सीक्वेंस वाइज चलता आ रहा है। लेकिन नागलोका में हम एक कम्युनिटी के अंदर जीते हैं, एक मतलब संस्था के अंदर, जहाँ पर ऑल इंडिया या फिर वर्ल्ड से भी कुछ टीचर वगैरह आते हैं जो डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन या फिर डिफरेंट रेस, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट कल्चर, कोई भी इलाके से आता है, कोई भी प्रदेश से, जिसमें मुझे ये नहीं पता होता कि उसका कास्ट या फिर उसका सब कास्ट क्या होता है। बात ये है कि हम जब अपने लोकेलिटी में रहते हैं तो हम अपने नाम के द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं और विशेषतः नाम के बाद जो सरनेम लगा होता है उसके द्वारा। लेकिन मैं बंगाल से हूँ, मेरा अगर डिफरेंट स्टेट से कोई फ्रेंड रहेगा, उसका सरनेम क्या है वो मुझे आइडेंटिफाई करते हुए बहुत ही मतलब कठिन जाता है। इसी कारण मैं उसका सबकास्ट को जान नहीं पाता और इसी कारण मैं उसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि वो एक इंसान है। मतलब बाबा साहेब का जो सपना था कि सभी मनुष्य मात्र समान है, उस सपने को पूरा करने के लिए नागलोक हमारे अंदर एक बीज डालता है और वो बीज को अंकुरित भी नागलोक ही करता है कि सभी मनुष्य मात्र समान है। उसके स्टार्टिंग पॉइंट हमारे नागलोक से ही होता है। ये सब कारण या फिर इस प्रकार का परिवर्तन मेरे अंदर या फिर यहाँ पर उपस्थित सभी स्टूडेंट के अंदर हुआ है, मुझे जो लगता है मेरे अंदर हुआ है वो इसलिए क्योंकि मैं नागलोक में उपस्थित जो तथागत बुद्ध की जो चलत प्रतिमा है और बाबा साहेब की प्रतिमा है, मैं उन दोनों से हमेशा एक मोटिवेशन, हमेशा एक इंस्पिरेशन लेता गया हूँ। क्योंकि तथागत बुद्ध जो है वो चलत मुद्रा पे अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और बाबा साहेब बुद्ध की तरफ अग्रसर होते हैं और वो बुद्ध के माध्यम से नैतिकता तथा मानविकता शिक्षा ग्रहण करके समाज में समता, स्वतंत्रता और बंधुता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और वही शिक्षा हम नागलोक में या फिर इस धम्म शिक्षा कोर्स में लास्ट 8 मंथ से लिए हुए हैं और फ्यूचर में हम उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की तथा सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करने की सबसे मतलब वो कोशिश हम करते रहेंगे। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी फिलहाल नागलोक का पिछले 20 साल में जिस प्रकार से कार्यरत हुआ है, मैं चाहता हूँ कि भविष्य में भी नागलोक का इसी प्रकार से फ्यूचर में भी कार्यरत हुए, ताकि मेरे अंदर जो परिवर्तन या फिर यहाँ पर बैठे हुए हर स्टूडेंट के अंदर जो परिवर्तन दिखा है वो मैं चाहता हूँ कि भारत के हर एक बच्चे के अंदर या फिर हर एक स्टूडेंट के अंदर वो परिवर्तन देखे, ताकि हम समाज में समता, स्वतंत्रता और बंधुता स्थापित कर सके। जय भीम, धन्यवाद। सर्वप्रथम करुणावान, मैत्रीवान, प्रज्ञावान असे परिशुद्ध, परिपूर्ण, समय समृद्ध वही बुद्ध को लेकर जिन्होंने इस नागपुर की भूमि में जो एक बीज रूपा, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उन्हीं का धर्म लेकर जिन्होंने इस भारत में नहीं तो भारत के बाहर भी एक बहुत बड़ा संघ बनाया और हमें एकजुट किया। ऐसे बुद्धिमंत पूरे संघ रचित इन 3 रत्नों को मैं प्रथमतः त्रिवार अभिवादन करता हूँ और यहाँ पे बैठे हुए मेरे बुद्ध धर्म संघ को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं अजय गायकवाड़ महाराष्ट्र से हूँ, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मैंने 4 महीने का यहाँ पे 4 महीने ऑनलाइन धम्म शिक्षा कोर्स मैंने पूरा किया है। धम्म शिक्षा कोर्स में हमें बहुत सारी बाबा साहब के बारे में, बुद्ध के बारे में बहुत सारा सिखाया गया है। तो पहले तो जब ऑनलाइन चालू हुआ बहुत ही ऐसा लगा कि यार
तीन घंटे मोबाइल के सामने बैठो, एक ही कोली में बैठो, वो बहुत ऐसा बोरिंग लगा। लेकिन जब जब ऑनलाइन चालू हुआ और एक दो हफ्ते बीत गए तो हमारे जो क्लासमेट थे वो बहुत बड़े बड़े क्लासमेट थे, जैसे कि 60-65 साल के भी हमारे क्लासमेट उस क्लास में थे। तो मैं उनसे भी एक मोटिवेशन हो लगा कि ये धम्म पढ़ पा रहे तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकूँगा। तो मैंने कोशिश किया उसमें धम्म पढ़ने की और बाबा साहब को जानने की। उसके बाद में मुझे एक मैसेज आया कि आपको रेसिडेंट एक मंथ के लिए कोर्स के लिए यहाँ पे आने का है। तो मैं बहुत खुश हो गया कि मुझे नागलोक जाके मुझे पढ़ने को मिलेगा। तो मैं घर वालों को बताया कि मुझे नागलोक क्यों जाना है। तो घर वाले बोले हाँ ठीक है जा। तो मैं घर वालों को फिर से एक बार बोला कि मुझे 1 महीने के लिए नागलोक जाना है। तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए, तू क्या करेगा उधर जाके। तो मैं ये सोचा कि मैं उनको ये बताया कि मुझे बाबा साहब के बुद्धा के बारे में और कुछ और जानना है। तो बाबा साहब के बारे में जब मैं बताया तो उनको कुछ नहीं लगा, लेकिन बुद्धा के बारे में जब मैं बताया तो उनको बहुत थोड़ा सा डेंजरस लगा। वो नहीं बोले कि नहीं तू नहीं जा सकता। तो क्यों बोले, क्योंकि मेरा एक मामा का लड़का है, वो यहीं पे नागलोक का स्टूडेंट है, धम्मसिकिया का। तो वो जब धम्मसिकिया कोर्स किया और गांव आया, उसके बाद वो कुछ दिन के लिए गायब ही हो गया। हमें पता ही नहीं वो कहाँ चला गया, कहाँ गया क्या पता ही नहीं। लेकिन हमें अचानक सा उसका फ़ोन आता है और वो चिवर पे दिखता है और वो बनते दिखता है। तो एक डेंजर फील हुआ और मेरे घर वाले की सोच में भी ये था कि अभी वो ये इधर गया तो ये बनते ही बन जाएगा, तो इसको भेजना ही नहीं है। तो मैं उनको प्रॉमिस करके आया कि नहीं मैं नहीं जाऊँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है। तो मैं बनते तो नहीं बन जाऊँगा, लेकिन यहाँ से जाके जो मैंने ये 4 महीने में और बुद्धा के बारे में जो पढ़ा है तो वहाँ पे जाके बताऊँगा। और ऐसा बोला जाता है कि महाराष्ट्र में बाबा साहब की जो संगठना है बहुत कुछ है। लेकिन सर मैं ये यहाँ पे बहुत मतलब बताना चाहता हूँ कि मैं भी महाराष्ट्र का हूँ। मैं महाराष्ट्र के थोड़े से बाहर कर्नाटक से मैं बिलोंग करता हूँ। तो इतने भी हमारे साइड बाबा साहब को सिर्फ मूर्तियों में, जयंती में इतना ही रखा है। हमारे जैसा कि यहाँ मैं आया और मस्केसर का पहला जो क्लास था मेरा, मैं बहुत ही प्रेरित हो गया। तो प्रेरित होते होते मैं सर जो बुक के नाम बोलते थे, ये पढ़ो वो पढ़ो, तो मैं आज बता सकता हूँ कि मेरी आज एक डायरी भरी है। सर ने जितने बोले हैं कि कौन सा बुक पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, अगर बाबा साहब को और जानना है, कॉन्स्टिट्यूशन को और जानना है तो कैसे क्या करना है, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सर ने जो जितने ये किए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो बुक्स पढ़ने की और मेरे खुद में वो चेंजेस लाने की। तो यहाँ पे सर का कलाम सूत्र का भी शिविर हुआ। तो कलाम सूत्र में भी मैं यही सीख पाया कि किस पे विश्वास रखने का है, किस गुरु पे विश्वास रखने का है, किस रिलीजन पे विश्वास रखने का है। तो विवेक सर ने हमें एक बहुत बड़ा शब्द दिया कि कलामो तुम खुद जानो। तो ये मुझे बहुत प्रेरित हुआ यार, सच में हम दूसरों ने बताई हुई मैं ये करते हैं कि दूसरों ने बताए हुई ही चीज़ें करते हैं, लेकिन हम खुद का नहीं सोचते। तो मैं यहाँ जब आया तो ध्यान की वजह से भी मैं बहुत प्रेरित हुआ। मेरे में थोड़ी सी चेंजेस आने लगी, ऐसा मुझे लगा है। मैं खुद जाना कि हाँ मुझे कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं। और
यहाँ के जो दोस्त है वो भी मेरे को बहुत ही सपोर्ट कर पाए। मेरी इतनी हिंदी अच्छी नहीं थी, लेकिन मराठी में मैं उनको बोलता था, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैं भी उनके साथ, वो भी मेरे को मराठी बोलते थे। तो एक छोटी सी मैं यहाँ पे कहानी बताना चाहता हूँ। एक लड़का था, उसके घर में 18 विश्व का बहुत सारा दारिद्र्य था। तो वो लड़का अचानक से एक आदमी से, एक अच्छे इंसान से मिलता है और मिलके वो बताता है कि भैया मुझे आपके जैसा बनना है, तो मैं क्या करूँ। तो वो जो लड़का है, वो जो अच्छा इंसान है, तो वो बोलता है कि आपको अगर अच्छा बनना है, अच्छा पढ़ाई लिखाई करना है, तो एक जगह आपको जाना होगा। आपके सच में अगर मन में है तो आप जाइए और वहाँ पे कर दीजिए। तो वो लड़का एक मन में ऐसा एक दृढ़ निश्चय करता है कि नहीं, मुझे जाना है और मुझे पढ़ना है। बिल्कुल भी उस लड़के को कुछ भी नहीं आता था, जैसे कि सिर्फ वो यही जानता था कि ABCD ये इतना है और कुछ वर्ड वो थोड़े से जानता था। लेकिन वहाँ पे वो जाता है और वो जो टीचर्स है वो उनको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। वो इतना उसको जानते नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वो उनके सामने रहते हैं, तो वो उनको जानते नहीं, लेकिन वो बहुत सारा वहाँ पे पढ़ता है, बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पे सीखता है। और वो जो टीचर को है ना, वो हीरो मानता है। ये कहानी किसी और की नहीं है, ये मेरी है। और मेरे मैं जो टीचर बता रहा हूँ और मेरे जो हीरो है वो अनूप सर है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था कि सबका प्रेजेंटेशन हो रहा था, और मैं अमित सर से, संघर्ष सर से बोल रहा था कि सर हमारा भी कुछ तो होना चाहिए। तो सर बोले कि आपका क्या है, तो मैं ठीक रहा बोला। तो बाद में मुझे पता चला नहीं, आपको बोलना है, तो ठीक है बोला, मैं बोलूँगा। मैं बहुत खुश रहा। बाद में 2 दिन के बाद मुझे पता चला कि अनूप सर यहाँ पे आने वाले हैं। अनूप सर का जैसे नाम सुना मैं, तो मेरी BP सच में हाई हो गई, और मुझे ऑफिस में जाके BP चेक करनी पड़ी। और अभी भी मैं बहुत डर रहा हूँ कि अनूप सर के सामने क्या बोलूँ। तो सच में मैं बहुत कुछ नालंदा में जाके भी बहुत कुछ सीखा हूँ। हालांकि मुझे सिर्फ ABCD आती थी, लेकिन मैं वहाँ पे एक निश्चय करके गया था, नहीं मैं कुछ तो करूँगा, कुछ तो मैं पढ़ूँगा वहाँ पे जाके। तो मैं बहुत अभी अच्छे से पढ़ पाता हूँ। इंग्लिश न्यूज़पेपर तो मैं अच्छे से पढ़ पाता हूँ, इतने मेरे में डेवलप हुए। तो मैं बुद्ध, धम्म और संघ क्यों बोलना चाहता हूँ इन तीनों को, तो मैंने विवेक रत्न सर से बुद्ध पढ़ा है, और जो धम्म है, बाबा साहब का जो धम्म है, और कैसे हमारे अंदर लेना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए बाबा साहब सर जैसा, वो मैंने अनूप सर से पढ़ा है। और वही धम्म लेके समाज में कैसे काम करना है वो मैंने मस्के सर से पढ़ा है। इसीलिए मैं ये मेरा बुद्ध धम्म संघ यही पे मैं देख रहा हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं सिर्फ बाबा साहब को इतना ही जानता था कि पुतले में है। एक छोटा सा एक गीत गाऊंगा, एक ही लाइन का है। भीम कळला का नाही भीम तुला कळलं, भीम कळला का नाही भीम तुला कळलं, भीम पुतळ्यात नाही भीम पुस्तकात मिळल, भीम पुतळ्यात नाही भीम पुस्तकात मिळल, जेव्हा तुझं पुढा सकट जळल तेव्हा तुले भीम कळल, जेव्हा तुझं पुढा सकट जळल तेव्हा तुले भीम कळल। थँक्यू, धन्यवाद। यहाँ दूर दराज से आए हुए सभी गेस्ट और नागलोक टीम को संभालने वाले सभी टीम मेंबर और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम। मैं वार्डन का काम करती हूँ, जो कि मैं बच्चों के साथ रहती हूँ। तो वार्डन का काम एक गार्जियन की तरह होता है कि हॉस्टल को मेंटेन भी रखना और बच्चों के हर प्रॉब्लम को देखना। तो मैं जब यहाँ वार्डन के काम के लिए जब मैं 2023 में अगस्त को आ रही थी, तो मेरे मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे
क्योंकि पहले भी मैं कुछ वार्डन का काम कर चुकी हूँ, लेकिन कोरोना के काल से पहले की थी। तो मैं नए बच्चों से जब मिलने आ रही थी, नए बच्चों के साथ रहने आ रही थी, तो मेरे अंदर बहुत ही क्वेश्चन और सवाल आ रहे थे कि मैं उन बच्चों के साथ बात करूँगी, उनको समझ पाऊँगी, वो मुझे समझ पाएंगे, तो हमारी मैत्री होगी, हम अच्छे से रह पाएंगे। लेकिन जब मैं मेडिटेशन हॉल में उन बच्चों से मिली तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ। मुझे ऐसा ही एहसास हुआ कि मैं इनसे बहुत पुरानी मेरी पहचान है और ऐसा लगा कि ये मेरे फैमिली ही है, ऐसा मेरा अनुभव था। तो हमारा जो नागलोक का अनुशासन है सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है कि सुबह समय पे उठना, मेडिटेशन आना, वर्क ड्यूटी करना, समय पे लंच के लिए जाना, दोपहर में खाने के लिए जाना, शाम को डिनर पे जाना। तो इस दौरान जब मेरा अनुभव रहा, सुबह जब मेडिटेशन के लिए जब मैं उठाने जाती थी तो बच्चे सच में आसानी से उठ जाते थे और मुझे इतना नहीं परेशान किए। और जब हमारा मूल्यांकन बच्चों और हमारे बीच जब मूल्यांकन हुआ तो मैं उन मूल्यांकन के द्वारा उनको समझाने की कोशिश की कि आपका जो ट्रेनिंग का ये हिस्सा होता है सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है, मेडिटेशन से लेकर वर्क ड्यूटी से लेकर क्लास से लेकर और समय पर डिनर, नाश्ता, शाम का जो खाना होता है समय पे ही जाना रहता है, जो हमारे ट्रेन का एक पार्ट होता है। तो सच में बच्चे बहुत ही गहनता से समय पे मेडिटेशन आते थे, समय पे वर्क ड्यूटी जाते थे, कोई मुझे परेशान नहीं किया। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही सहजता से मुझे समझा और मेरा सहयोग दिया। और यहाँ तक ही नहीं, जब मूल्यांकन के बाद मैं उनको ही जिम्मेदारी दे दी कि मैं आप लोगों को उठाने नहीं आऊँगी, आपका एक रिस्पॉन्स बनता है कि आप समय पे आए और अपने इस ट्रेनिंग के भाग में सहभाग लें। तो सच में उठाने नहीं जाती थी, वो प्रमाणिक से उठकर मेडिटेशन को आते थे और समय के अनुसार वो वर्क ड्यूटी भी करते थे। मेरा 1-2 लड़कियों का एक्सपीरियंस है कि जब बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे एग्जाम देकर चले गए थे तो बहुत ही कम वर्क ड्यूटी के लिए बच्चे बचे थे। तो मैं उनको यही समझा कर दी थी कि आपका जो वर्क ड्यूटी का समय होता है, जो अवधि होता है, हमें किसी का वेट नहीं करना है। हमारा जो अवधि होता है वहाँ आपको अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हमें वो करना है। तो मैं 1-2 लड़कियों को देखी कि बुद्ध विहार में एक ही लड़की थी, उसने 1 घंटे पूरे उसने अकेले ड्यूटी कर रही थी। तो मैं वहाँ से देखी तो मुझे बहुत ही अंदर से फील हुआ कि सच में बच्चे इतना प्रामाणिकपन से करते हैं, हमारी बातों को समझ पा रहे हैं। 8 महीने जो मैं आप लोगों के साथ रही तो मुझे ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा है कि मैं 8 महीने का दिन कैसे चला गया। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं 2 या 3 महीने ही आप लोगों के साथ समय बिता पाई। तो आज जैसे कि अहल्या ने भी बताया कि बहुत दुखी की बात है कि आज से आप लोग जा रहे हैं। तो ये है कि हमें दुख भी नहीं लेना है, क्योंकि दुखी की बात ये थोड़ी हो रही है कि आप हमसे थोड़ा अलग हो रहे हैं, क्योंकि हमने 8 महीने साथ में रहे हैं। पर खुशी की बात यह है कि आपने यहाँ बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं, जो कि अपने क्षेत्र में जाके बहुत अच्छा काम करने वाले हैं और आप एक प्रेरणादायी इंसान बनने वाले हैं कि आपको देखकर लोग बहुत सारे प्रेरित होंगे और आप लोगों के जैसे बनेंगे। आप यहाँ से एक गोल्डन की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत लोगों को प्रेरित करेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि आप यहाँ से जा रहे हैं, आप नागलोक से जुड़ चुके हैं और बार बार आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ के एक फैमिली मेंबर के जैसे आप लोगों ने जुड़ लिया है। मैं एक आपके पेरेंट्स की तरह मैं आपके साथ रही, तो मेरे बातों से आप लोगों को, जैसे मैं वर्क ड्यूटी के लिए आपको बोलती थी या फिर उठाती थी, मेरे जो वाचा से और मेरे काया वाचा से आपको जो कुछ भी थोड़ा बुरा लगा होगा तो मुझे बड़ी बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा और अपने मन में ऐसा कुछ भी नहीं लेके जाइएगा। मेरे अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए सभी सभी बच्चे सामान्य हैं, किसी के प्रति ऐसा नहीं है। तो थैंक यू मेरी बातों को सुना। तो मैं ऑलरेडी कल आप लोगों से बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहता। और सबसे पहले तो ये जो कोर्स है धम्म सैकिया का, जो 20 साल हो गए, जो 20th बैच है, तो मैं आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स, जो लोग ये नागलोक के जो टीम है जो इस कोर्स को रन कर रही है। क्योंकि धम्म सैकिया के जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है एंड मुझे लगता है कि दे आर वन ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से गए हैं नागलोक से, जिनको मैंने पढ़ाया है, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, आज बहुत अच्छी जगहों पे हैं। कई आप में से आप जानते होंगे राहुल को, जो अभी ब्रिस्टल में है, यूके में है। तो आप लोगों का जो ट्रेनिंग होता है
वो बहुत ही अच्छा होता है। एंड आई रियली फील कि आप लोग बहुत कुछ 8 महीने में सीखते हैं। और मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो आपने सीखा है उसको आप लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करिए, और आपको बहुत कुछ और करना है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जो मेरा एज अ टीचर एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, मुझे हमेशा से ये लगता है कि वो स्टूडेंट्स जिनके पास कुछ एम होता है वो बहुत आगे जाते हैं। जिनके पास कुछ भी आपका जो भी आपका एम हो, जो आप करना चाहते हैं, अगर उसमें आप थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर आते हैं, वो टफ प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है क्लैरिटी लाना लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, हमको भी नहीं समझता है इतना। लेकिन मुझे लगता है कि वो उस प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा, कि आपका एक क्लियर एम होना ही चाहिए। और ये जो आपकी उम्र है अभी, जो आप 20-21 साल के, 18-19-20 साल के हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। यही सही समय है जब आप डिसीजन लें, आप सोचें कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, आगे कैसे आपको क्या जीवन में करना है, आपको क्या चीज़ हैप्पीनेस देती है, खुशी देती है, आप क्या बनना चाहेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट समय है आपके लिए। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा, जैसे मैंने कल आपको बताया था, थोड़ा फोकस करिए, आप अपना एक एम निश्चित करिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। मैं पहले ही बताया, मैं 3-4 बार बात कर चुका हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मेरे को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट 2 ही टाइप के होते हैं। एक वो जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, एक वो जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं। कोई भी स्टूडेंट वीक या डम नहीं होता है ना। लोग बोलते हैं कि कोई स्टूडेंट वीक स्टूडेंट है, कोई स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है। मुझे 25 साल हो गए काम करते हुए, मुझे आज तक कोई वीक स्टूडेंट नहीं मिला है। मुझे आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जो इंटेलिजेंट नहीं है ना। हर स्टूडेंट में बराबर की क्षमता होती है, सभी इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ, सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। किसी का इंटरेस्ट है पढ़ाई में, किसी का नहीं है। तो अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। मे बी उसका इंटरेस्ट कहीं और लाई करता है, कहीं पर वो स्पोर्ट्स में है या आर्ट्स में है या म्यूज़िक में है, पढ़ाई में नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट और वो इंटरेस्ट आप खुद ही आपको सोचना हो। आपको कोई बता नहीं सकता है, कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि आपको ये चीज़ ये इंटरेस्टिंग है, आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। वो रास्ता आपको खुद तलाशना होता है। और स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज, जब आप एडल्टहुड में आते हो, जब आप 20-21 साल में आते हो, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो रास्ता ढूंढना कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या बनना है, मेरा एम क्या है लाइफ का। तो वो एक कठिन प्रोसेस है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जो ट्रेनिंग मिली है यहाँ पर 8 महीने, जो आप मेडिटेशन करते हैं, मुझे वो नहीं मिली। मुझे लगता है कि मुझे भी करना चाहिए था। मुझे अनफॉर्चुनेटली मैं बूढ़ा हो गया, नहीं मिली मेरे को वो ट्रेनिंग, बट आप लोगों को मिली है तो उसका फ़ायदा लीजिए। और ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट लाइफ का, जहाँ पर आपको आपका एम, आपका लाइफ का एम तलाशना है, तो उसमें आप आगे बढ़िए। और मैं जब पहले बोला था, अभी बोला कि अगर हायर एजुकेशन में, क्योंकि मेरा फील्ड बहुत लिमिटेड है, मैं सोशल साइंस वाला हूँ, सिर्फ हायर एजुकेशन का मेरा बहुत नॉलेज नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी वैसा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड एक्सपीरियंस है। लेकिन इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप हायर एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, खासतौर पे सोशल साइंस में, आप यूनिवर्सिटीज़, एंट्रेंस एग्ज़ाम, इस फील्ड में अगर आपको कुछ भी मदद की ज़रूरत लगती है, तो मैंने आपको मेरा पर्सनल नंबर भी शेयर किया है। धम्मचक्र कोर्स के किए मिनी इंडिया है ना। अभी मैंने सुना अरुणाचल प्रदेश से, केरल से, है ना, कर्नाटका, महाराष्ट्र के बॉर्डर से, बंगाल से, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड और ये जो आपको जो एक्सपोजर मिलता है 8 महीने में अलग अलग कल्चर का, तो इससे बहुत सारे आपकी अपनी सोच भी टूटती है। बहुत सारे स्टीरियोटाइप लेकर हम बढ़ते हैं। जैसे कि जब मैं महाराष्ट्र आया था पहली बार, तो यहाँ पे क्या है कि उनको लगता है कि सब यूपी वाले गुंडे होते हैं। तो वो स्टीरियोटाइप है कि जब मैं रूम लेने जाता था रेंट के लिए वर्धा में, जब नया आया था, तो क्या नाम है, अनूप कुमार।
अच्छा, अनूप कुमार, अच्छा, तो कहाँ से हैं? यूपी से हैं, नहीं देंगे। तो और उनको लगता था कि अनूप कुमार मतलब यादव, अनूप कुमार, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव वाला वो इमेज था। तो ये सारे स्टीरियोटाइप्स हैं जो टूट जाते हैं जब आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको पता चलता है कि हर जगह एक ही जैसे इंसान है, हर जगह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो ये जो आपका जो मिनी इंडिया है, उससे तो आपको ये ज़रूर सीख मिली होगी कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट जो ट्रेडिशंस हैं, उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस देता हूँ। आप लोग बहुत आगे जाओ और जो बाबा साहब का सपना है प्रबुद्ध भारत बनाने का, वो आप पूरा करो। आप लोगों से यही उम्मीद है। थैंक यू सो मच। और जो ऑर्गेनाइजर हैं भानु, अमित, आपने मुझे बुलाया, इट्स एन ऑनर टू मी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सबसे पहले आप सब छात्र जिन्होंने ये 8 महीने का कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया, उन सबको मैं बधाई देता हूँ इस कोर्स की कंप्लीशन पर। और आशा करता हूँ कि जो कुछ यहाँ से सीख कर जा रहे हो आप, वो आप अन्य लोगों के साथ शेयर करोगे और खुद की ज़िंदगी में भी उसको कैसे ला सकते इसकी कोशिश करोगे। ये ज़रूर है कि जब पहली बार आप यहाँ पहुँचे नागलोक में, तो वो घर की यादें ज़्यादा आती होगी। अब 8 महीने बाद आपको ऐसा लग रहा नहीं जाना यहाँ से, बराबर? हाँ, तो यही नागलोक की सफलता है, आपके मन में घर बना जाता है और आप लोग घर से दूर नहीं जा रहे, आप दोबारा आओगे इस घर में एलुमनी के हैसियत से। तो हम संपर्क में रहेंगे। कल मैं जब कुछ प्रेजेंटेशन से सुन रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरी एक सोच थी वो गलत साबित हुई। मेरी एक सोच थी कि मेरा ब्रांडिंग हो चुका है नागलोक में, ये संविधान अच्छे से पढ़ाता है और इसलिए इस टाइम मैंने संविधान कम पढ़ाया और कास्ट इन इंडिया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इस पर ज्यादा जोर दिया, लाइफ एंड मिशन पे ज्यादा जोर दिया। पर जब मैं प्रेजेंटेशन सुन रहा था कल और आज, तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये जो कास्ट इन इंडिया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और लाइफ मिशन, इसके बारे में जिस मजबूती से आपने प्रेजेंटेशन किया, तो मुझे इस बात की गारंटी हुई कि मैं संविधान के अलावा ये भी विषय ढंग से सिखा सकता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कास्ट इन इंडिया ये इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। मैं जब 2 बार पढ़ा था तो मुझे ही समझ में नहीं आया था, पर सारी कोशिश करने के बाद जिस तरीके से मैं समझा, उस सुलभता से, उस कंफर्ट से मैंने आपके सामने रखा और जब मैंने कुछ लोगों को उस विषय पर सुना, तो मुझे लगा कि हाँ, इनके दिमाग में कास्ट अच्छी तरह घुस गई, पर वो निकालना जरूरी है। दिमाग में कास्ट मत पालो, और कास्ट इज अ नोशन ऑफ माइंड, तो दिमाग से निकालना है इसको। दिमाग से निकालने के पहले कास्ट समझना जरूरी था, इसलिए आपने पढ़ा। मैं एक और आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप में एक और जज्बा निर्माण हुआ है कि सर इसके आगे भी हम पढ़ना चाहते हैं। अब देखिए कब कैसे मौका लगता, ऑनलाइन हो या जो भी कुछ हो, करेंगे हम इसको। और आखिरी आप लोगों को एक सजेशन है कि भले ही आप आगे चल के कोई भी सब्जेक्ट पर आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो या कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जिस किसी सब्जेक्ट पर अपनी पढ़ाई जारी रखते हो, उसमें एक चीज़ ज़रूर करना कि इस विषय के बारे में बाबा साहब के क्या ख्यालात थे, ये ढूंढने की कोशिश करना। आप चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, सोशोलॉजी पढ़ो, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ो, लॉ पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, हर विषय पे बाबा साहब के ख्यालात आपको नजर आएंगे। तो ये जरूर ढूंढने की कोशिश करिए। मेरा आप सबको ये ओपन इनविटेशन है कि जब कभी कोई इस विषय, बाबा साहब के विषय को लेके कोई आपके मन में ख्यालात निर्माण होते हैं, सवाल निर्माण होते हैं, तो जरूर मुझसे बात करें और हम संपर्क में रहेंगे। जय भीम, नमस्कार। इस धम्मसेखीय विदाई समारोह के संचालक भानु और अतिथि हमारे मित्र प्रोफेसर मस्के, उपस्थित सभी
जिनका भी फेयरवेल हो रहा है, विदाई हो रही है, वो विद्यार्थी भी, कुछ बीए के स्टूडेंट्स भी, और फिर आप सभी उनके अभिभावक या जो भी यहाँ स्टाफ है, सभी को जय भीम और नमो बुद्धाय। निश्चित तौर पर इसको विदाई समारोह कहना अच्छी बात नहीं लगती मुझे, क्योंकि जैसा आप जिक्र भी हुआ है कि आप अभी इतना ही है कि धम्म सीखिए के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन 8 महीने हमारे साथ रहकर, इस नागलोक में रहकर आपने जो कुछ भी हासिल किया होगा आपकी मेहनत से, आप अपने प्रयासों से, तो उसके तहत इसी क्षण से आप हमारे जो है अभी एलुमनाई हैं। एलुमनाई का मतलब आप इस नागलोक का हिस्सा है, और यदि आप मानते हैं, हम आपको मानते हैं, लेकिन आप यदि उस बात को समझते हैं तो ये हमारा आखिरी सांस तक का हिस्सा रहता है, और नहीं मानते हैं तो फिर कोई लेना देना नहीं होता। परिवार में भी वैसा होता है, मानो तो भाई हैं, नहीं मानो तो कोई लेना देना नहीं है, उसी तरह से है। ये सब आपके मानने के ऊपर है कि नागलोक ने आपको क्या दिया, नागलोक से आपको क्या मिला, नागलोक से आपने क्या हासिल किया, उसके प्रति आपके अंदर कृतज्ञता का भाव क्या है, और उस कृतज्ञता के भाव के साथ आप हमारे साथ क्या ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। तो ये सब बातों पर हमारे संबंध भविष्य में किस तरह से बने रहेंगे वह निर्भर करता है। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ रहते वक्त, इस परिसर में रहते वक्त बहुत ही एक अलग परिस्थिति है जिसमें आपको आसानी से जीवन जीना, जो आप जी रहे थे यहाँ 8 महीने तक, नियमित तौर पर ध्यान करना, एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण वार्तालाप करना, शील के आचरण के तरफ झुकाव रखना, मिलजुल कर कामकाज करना, जो कुछ भी पढ़ाई हुई, जो कुछ भी हुई, इस ऐसे योग्य वातावरण में आप बहुत अच्छी तरह से सीख पाए। कुछ लोगों के अंदर कुछ प्रेरणा भी निर्माण हुई कि नहीं, मैं ऐसा काम करूँगा, वैसा काम करूँगा। ठीक है, ये प्रेरणा कब तक बनी रहेगी और विपरीत परिस्थिति में कब तक बनी रहेगी, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितने सक्षम हुए हैं, और विपरीत परिस्थिति में भी आपका जो यहाँ जज्बा तैयार हुआ है, जो अभी मस्के सर ने आपके अंदर बाबा साहब के बातों को लेकर, धम्म के बातों को लेकर, यहाँ के वातावरण को लेकर, अभी जाते वक्त आपके अंदर जो जज्बा निर्माण हुआ है वह कहाँ तक बना रहेगा, ये भी एक प्रश्न चिन्ह होता है। और वो यदि जज्बा बना रहे तो उसके लिए एक उपाय है, और वह है कि हमारे साथ आपका संपर्क हमेशा बना रहे। किसी न किसी स्वरूप में हम आपको बुलाते रहते हैं, देखिए आप कैसे आते रहते हैं, क्योंकि हमारे पिछले अनुभव से तो वही है कि अब अभी लगभग 2000 के करीबन हमारे एलुमनाई हुए पिछले 20 साल में, लेकिन उनमें से बहुत ही गिने चुने हमारे संपर्क में हैं, जो एक अलग जीवन जी रहे हैं, अलग जीवन के तौर पर अपने आप को निखार रहे हैं, और वह खुद के लिए भी एक अच्छा जीवन साबित कर रहे हैं, समाज के लिए भी मददगार हो रहे हैं, लोगों के भलाई के लिए भी कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह कितना आप तक, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आप कौन सा कैरियर बनाते हैं, किस करियर में जीते हैं, कहीं भी जियो, कुछ भी जियो, अंतिमता मस्के सर यहाँ है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में एक बहुत अच्छे ओहदे पर रहे हैं। जो कुछ भी जिंदगी जिए हैं, मैं भी अपने अनुभव से बताऊं, और जिन्होंने उल्लेख भी किया था कि मैं किस परिस्थिति से आया, इस उम्र में, जिस उम्र में हम रहते हैं, हमारे बड़े अलग सपने होते हैं, बड़े अलग बात होते हैं, लेकिन मैं आप सभी को सुझाव दूंगा कि उस 2-3 पन्ने पर
आप बहुत चिंतन कीजिए। जहां गौतम का राजा बिंबिसार को उत्तर है, बुद्ध और उनके धर्म में जो बाबा साहब ने लिखा है कि वैसा ही प्रश्नोत्तर हुआ, मुझे पता नहीं है, मैंने पाली में नहीं पढ़ा है उसको, लेकिन उतना हिस्सा जरूर पढ़िए कि सिद्धार्थ गौतम का, आपने यहाँ 8 महीने रहते हो नहीं पढ़ा होगा तो जाने के पहले पढ़ लीजिए, 5-6 पन्ने हैं। सिद्धार्थ गौतम का राजा बिंबिसार को दिया हुआ उत्तर। जब राजा बिंबिसार उनको कहते हैं कि मैं अपना आधा राज्य तुम्हें देता हूं, तुम गृहत्याग छोड़ दो, ये पीले वस्त्र छोड़ दो और तुम राजपुत्र हो, राज करो। उस पर वो क्या जवाब देते हैं वो जरूर पढ़कर जाइएगा यहाँ से। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंसान कोई भी हो, करियर कौन सा भी हो, आप IAS ऑफिसर बने, इस देश के पंतप्रधान बने, राष्ट्रपति बने या पूरे चक्रवर्ती सम्राट बने, सोने के लिए एक गद्दा लगता है, एक बेड लगता है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी लगती है और बदन पर एक कपड़ा रखता है। इसके अलावा इंसान की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतनी जरूरत के लिए हम क्या क्या सपने रगाते हैं, क्या क्या करते हैं और किस तरह से जीने की कोशिश करते हैं, कितना एक्सप्लॉइट करते हैं, कितने परेशान करते हैं, कितना क्या क्या ना होता है, आए दिन पेपर में आप पढ़ते हैं। काहे के लिए करते हैं उनको जाने, लेकिन जिंदगी की आखिरी सांस लेते वक्त क्या करके जीते और कैसे मरते हैं उनको पता। कहने का मतलब यह है, करियर कुछ भी हो, हम कैसा जीते हैं, हमारे जीवन में क्या है, हम एज ए इंसान करके किस स्तर पर जीते हैं, वह स्तर इंपॉर्टेंट है। एक इंसान करके हम किस स्तर पर जीते हैं वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस स्तर को आप बरकरार रखेंगे। वह स्तर कैसा होना चाहिए, आप कोई भी करियर चुने, वह करियर चुनते वक्त और वो करियर निभाते वक्त आप क्या इंसानियत से लोगों के साथ पेश आते हैं या इंसानियत को छोड़कर आप सब कुछ करते हैं, उसके तौर पर वो हर एक अपनी अपनी बात होती है। मैं यही बताना चाहता हूं कि यही मानवता जो बाबा साहब ने संविधान में लिखी है, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, ये मानवता है। आप कहीं भी जाओ, इस मानवता को भूल कर यदि व्यवहार करते हैं, आपका कितना भी बड़ा करियर होगा, इंसानियत को छोड़कर है। और उसके लिए इतना आसान नहीं है कि हम उसको सहजता से जीने। इसी के लिए बाबा साहब ने जो अप्रोच दिया है बुद्धिज्म का, वो अप्रोच आपके सामने हम रखने की कोशिश करते हैं कि यह जो अप्रोच है, यह जब तक आप बाबा साहब के बुद्धिज्म के तहत अपने मन को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, यह असंभव सा रहेगा। लेक्चर देने के लिए, बताने के लिए, बहुत बहुत बातें करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बाबा साहब ने जिस तरीके से हमें बुद्धिज्म बताया है, बुद्धिज्म की तरफ हमारा अप्रोच रखा है, उस दृष्टिकोण को लेकर हम यहाँ 8 महीने का ये जो प्रशिक्षण चलाते हैं वो उसी की देन है। उसमें जिन भी ये पूरे टीम ने आपको सहकार्य किया, इस पूरे टीम का भी मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। और एक बात सूझी कि अभी आप जो कुछ प्रशिक्षणार्थी बोल गए, कुछ वक्ता भी बोल गए कि ये ट्रेनिंग चलता रहे। अब 20 साल से यह ट्रेनिंग चल रहा है, ये 20वीं बैच है, 20वीं बैच आज खत्म हो रही है। जो पहले बैच में कुछ महिला प्रशिक्षणार्थी थी, आज उनके बच्चे मैट्रिक पास हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। कुछ लोग अच्छे नौकरी पर हैं, कुछ तो जो एलुमनाई हैं प्रोफेसर बनकर लाखों रुपए पगार ले रहे हैं। लेकिन इस प्रशिक्षण के चलाने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, ये क्वेश्चन मार्क है।
जब हम एलुमनाई कहते हैं और इस इंस्टीट्यूट से अपना संबंध जोड़ते हैं, कुछ साल हमने ये पूरा ट्रेनिंग ताइवान के भरोसे पर चलाया, लगभग पहले 7 साल। बाद में 7 साल के बाद पिछले 13 साल से हमारे कुछ धम्मचारी भाई या लोगों से मिलकर हम चलाने की कोशिश किए। बाद में यहाँ बिल्डिंग को किराए से देकर वहाँ जो भी आता है लॉन, इसके माध्यम से उसके माध्यम से पैसा इकट्ठा करके ट्रेनिंग चलाने की कोशिश की। आप यहाँ 8 महीने रहते हैं पूर्णतः फ्री में, कोई चार्जेस नहीं, रहने का नहीं, खाने का नहीं, कहीं ट्रिप पर जाने का नहीं, किसी तरह का नहीं। कहाँ से आता है ये? हम किसी रिश्तेदार के यहां भी अभी जाए तो वो भी बोलता है फुकट में मत खाओ, ये काम करो। तो यह जो ट्रेनिंग चलता है ये किसके भरोसे पर चलेगा? आज हमारे पास पैसा नहीं तो हम बीए को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये ट्रेनिंग चलना चाहिए, बहुत अच्छा ट्रेनिंग है, कौन सपोर्ट करेगा? इसको सपोर्ट करने वाले जो 2000 लोग यहां से पढ़कर गए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि ये अच्छा है तो इसको चलाए हम। अभी कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, अभी कहां से पैसा नहीं आ रहा है। तो इन सारी बातों के लिए तो आप यदि एलुमनाई बने हैं, एलुमनाई से इसका कुछ नाता है, तो यह भी महत्वपूर्ण है कि आपका इस इंस्टीट्यूट के लिए योगदान होना चाहिए। मस्के सर को पूछिए, उनके वीएनआईटी के एलुमनाई किस तरह से मदद करते हैं वीएनआईटी को। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, फिर भी वीएनआईटी के एलुमनाई उनको मदद करते हैं। अजीम प्रेम जी के एलुमनाई वहां बिल्डिंग बांधने के लिए मदद करते हैं। अभी जस्ट मैं पुणे में हमारे जो आर्किटेक्ट है जिन्होंने ये सारा बिल्डिंग डिजाइन किया, उनसे मिलकर आया। उन्होंने वहां 10,000 स्टूडेंट के लिए हॉस्टल बना रहे, केवल बिल्डिंग ही ऊपर सारा डिजाइन और सारी बातें, सारा पैसा कम पड़ता हो तो एलुमनाई दे रहे हैं। सो एलुमनाई के भरोसे पर ये इंस्टीट्यूट आगे चले। जो एलुमनाई अभी यहाँ कुछ सुशांत है, भानु है, वर्षा है, फुलमणि है, ये राजकुमारी, संघर्ष, ये सारे एलुमनाई हैं। उम्मीद करते हैं कि सारा कामकाज जो है वो उन्हीं एलुमनाई के तहत चले, लेकिन कोशिश हो कि विजन को पूरी तरह से आत्मसात किया जाए, बाबा साहब के अप्रोच को आत्मसात किया जाए और उसके तहत आप अपना जीवन बनाएं। सो अंत में इतना ही कहूँगा कि आपका ट्रेनिंग सुखपूर्वक होने के लिए जिन्होंने भी प्रयास किए उन का मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत एज ए इस इंस्टीट्यूट का या ट्रस्ट का चेयरमैन के तौर पर आपको 8 महीने में जो कुछ भी तकलीफ हुई होगी, खान पान में कहो, वातावरण में कहो, स्टाफ के वजह से कहो, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट के तरफ से आपको माफ़ी मांगता हूँ। और जो कुछ भी इस परिसर में रहते वक्त और आपको यदि अच्छा हो और आपको कृतज्ञता हो तो आप हमेशा मदद कीजिएगा। यहाँ से जाने के बाद आप सुखपूर्वक रहे, आपका जीवन अच्छा रहे, आप अच्छी तरह से विकसित हो, जो भी कैरियर आप बनाना चाहते हैं कैरियर बनाएं, लेकिन बाबा साहब को कभी न भूलें। इतना ही कहते हुए, और इस इंस्टीट्यूट के लिए हमेशा हमारे सर मददगार रहे हैं। शुरू से ही जब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोली उन्होंने कंप्यूटर ला कर दिए, रिटायर हो गए वो यही आपको, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स है। बाबा साहब को समझना, बाबा साहब को आत्मसात करना और बाबा साहब को आत्मसात करके
उनको अपने जीवन में उतार कर जीना ये सहज बात नहीं है। उसी के लिए इसी तरह ये प्रशिक्षण का हिस्सा है। आप सभी प्रशिक्षण का हिस्सा बने और 8 महीने तक आप यहाँ रहकर हमें भी बर्दाश्त किया, और उसके लिए भी आप सभी का मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ, क्योंकि इतना सहज नहीं है जैसा कुछ लोगों ने बयान किया, अलग अलग परिस्थिति में आना, अपना खान पान, अपनी सारी बातें। लेकिन जो भी आपने यहाँ सीखा है, जो भी प्राप्त हुआ है, ऐसा आपको भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा। ये आज के गारंटी के साथ जरूर कहता हूँ। आप सर्वे कर लीजिए, पता कर लीजिए। सर सारे भारत भर घूमते हैं, मॉमसेप में रहे, उन्होंने मूवमेंट भी देखी है, उनको भी पता है कि जो यहाँ से आपको मानसिक तौर पर एक बल मिलता है, मानसिक तौर पर आप जान जाते हो कि हम सब केवल इंसान हैं, जाति के आधार पर कोई बंटवारा नहीं है, इंसान के तौर पर हम सब एक दूसरे समान हैं। तो यह ऐसी एक अनोखी बात आपको प्रैक्टिकली अनुभव के तौर पर कहीं नहीं मिलती। सो थैंक यू वेरी मच, मुझे जो मौका दिया इसलिए, और जो कुछ भी आपने शांति से सुना उसलिए जय भीम। चाहे किसी भी क्षेत्र में हम जाएं या आप जाएं, धम्म का आचरण हमें हमेशा से ही करना रहेगा। और मुझे लगता है कि मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ कि जो एक बार जो फ्लो होता है, चाहे वो ध्यान का हो या फिर कुछ एक्सरसाइज योगा का हो, वो कभी छूटना नहीं चाहिए, एक दिन भी नहीं। और हम आशा करते हैं कि आप जो ध्यान का या धम्म का जो अभ्यास है वो आप करते रहेंगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।